वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ओप की यूनिट 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा सिलेबस दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, फ्रेमवर्क और स्प्रिंग बूट। पहले हमें स्प्रिंग फ्रेमवर्क के टॉपिक्स पढ़ने हैं एंड देन स्प्रिंग बूट्स के। फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्प्रिंग कि स्प्रिंग क्या होते हैं। स्प्रिंग वो टूल्स है जो जावा डेवलपर्स को हेल्प करते हैं कि वो अपनी एप्लीकेशंस को ईजीली डेवलप कर सकें। Spring is a powerful, lightweight and open source Java framework used to build enterprise grade applications. Spring पावरफुल और लाइटवेट ओपन सोर्स जावा फ्रेमवर्क है जो कि एप्लीकेशंस को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। Spring is a tool that helps Java developers build applications more easily. ये हेल्प करते हैं कि जो जावा डेवलपर्स है वो अपनी एप्लीकेशंस को ईजीली डेवलप कर सकें। It creates and manages objects for you so you don't have to write new again and again. ये क्या करता है ये ऑब्जेक्ट्स को मैनेज करेगा और क्रिएट्स करेगा ताकि हमें अपने कोड को अगेन एंड अगेन लिखना ना पड़े। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि स्प्रिंग कैसे वर्क करता है। इमेजिन यू आर बिल्डिंग ए कार। तो हमें क्या करना है, हमें एक कार बिल्ड करनी है। तो उसके लिए अगर हम विदाउट स्प्रिंग यूज़ कर रहे हैं, स्प्रिंग का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हमें क्या प्रोसेस करना होगा, हमें पूरी इंजन डेवलप करनी होगी, व्हील डेवलप करनी होगी और बॉडी उसकी। यानी कि हमें जो भी करना है एवरीथिंग बाय योरसेल्फ, यानी हमें हर चीज़ खुद डेवलप करनी है। लेकिन जैसे ही हमने स्प्रिंग का यूज़ किया तो हमें क्या बताना है स्प्रिंग को कि आई नीड अ कार, मुझे एक कार की नीड है एंड इट ब्रिंग्स ऑल द पार्ट्स एंड कनेक्ट्स देम प्रॉपरली फॉर यू। और ये क्या करेगा, ये उसके सारे पार्ट्स को डेवलप करेगा और कनेक्ट कर लेगा प्रॉपरली। टॉपिक पढ़ते हैं स्प्रिंग कोर कि स्प्रिंग कोर क्या होता है। स्प्रिंग कोर इज़ द हार्ट ऑफ द स्प्रिंग फ्रेमवर्क। स्प्रिंग कोर जो है वो हार्ट होता है स्प्रिंग फ्रेमवर्क का। द स्प्रिंग कोर मॉड्यूल इज़ द फाउंडेशन ऑफ द एंटायर स्प्रिंग फ्रेमवर्क। जो हमारा स्प्रिंग कोर है वो फाउंडेशन होता है पूरे एंटायर फ्रेमवर्क का। यानी कि ये जो कोर है ये हमारा क्या हो गया, ये फाउंडेशन हो गया किसका, स्प्रिंग फ्रेमवर्क का। इट प्रोवाइड्स द बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ, ये कौन कौन सी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराता है। फर्स्ट, ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना, उनकी लाइफ साइकिल को मैनेज करना और उनकी डिपेंडेंसीज़ को इंजेक्ट करना। बेसिकली 3 हो गए। फर्स्ट क्या हो गया, क्रिएट ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना, मैनेजिंग देयर लाइफ साइकिल, उनकी लाइफ साइकिल को मैनेज करना, एंड इंजेक्टिंग डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली, और उनकी डिपेंडेंसीज़ को इंजेक्ट करना। ये क्या होता है, हम इसमें 3 पॉइंट लिख के आ सकते हैं कि स्प्रिंग कोर जो है वो हार्ट होता है स्प्रिंग फ्रेमवर्क का। सेकेंड ये कि ये फाउंडेशन होती है फ्रेमवर्क की, और ये कौन कौन सी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराती है, ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना, उनकी लाइफ साइकिल को मैनेज करना और डिपेंडेंसीज़ को इंजेक्ट करना। स्प्रिंग कोर का क्या समझते हैं, स्ट्रक्चर समझते हैं, कैसे कैसे ये अपने अंदर कंटेन करता है डेटा को। सबसे पहले क्या होगा, आईओसी कंटेनर होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, आईओसी कंटेनर होगा। उसके बाद रीड कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हम क्या करेंगे, बीन्स को क्रिएट करेंगे और उनको इंजेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे और फिर इंजेक्ट करेंगे किस में, अपनी क्लासेस में। सबसे पहले क्या है, आईओसी कंटेनर है। उसके बाद बीन्स को क्रिएट करेंगे और इंजेक्ट करेंगे, और उनको इंजेक्ट कहाँ पे करेंगे, अपनी क्लासेस में, योर क्लासेस। तो ये हमारी स्प्रिंग कोर की क्या हो गई, स्ट्रक्चर हो गई। एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये वर्क कैसे करता है स्प्रिंग कोर। सबसे पहले क्या है, यू डिफाइन ए बीन, यानी कि कार। हमने क्या करा, हमने एक बीन डिफाइन करी, कार। उसके बाद हमने अनदर बीन डिफाइन करी, क्या, इंजन। तो हमने 2 बीन डिफाइन कर ली, कार और इंजन। तो स्प्रिंग क्रिएट्स बोथ एंड इंजेक्ट्स इंजन इनटू कार। तो स्प्रिंग ने क्या करा, दोनों को क्रिएट करा, लेकिन इंजेक्ट किसको करा, इंजन को किस में इंजेक्ट करा, कार में। क्या करा, दोनों को क्रिएट करा और इंजेक्ट कर लिया, इंजन को किस में, कार में। इट प्रोवाइड्स द कोर फीचर्स लाइक, अब वो कौन कौन से कोर फीचर्स होते हैं जो वो प्रोवाइड कराता है, जो हमें पढ़ने हैं। फर्स्ट होता है इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, बीन्स और स्प्रिंग कंटेनर। ये चारों टॉपिक हमें डिटेल में पढ़ने हैं कि कोर फीचर्स क्या होते हैं किसके, स्प्रिंग कोर के। पहला क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, बीन्स और स्प्रिंग कंट्रोल। ये चारों टॉपिक्स हमें डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल पढ़ते हैं कि स्प्रिंग में इसका फीचर्स क्या है। तो फर्स्ट फीचर है स्प्रिंग डिपेंडेंसी इंजेक्शन। Dependency injection is a design pattern where the object's dependencies are given from outside instead of the object creating them itself. इसका मतलब क्या है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन एक डिज़ाइन पैटर्न है
जिसमें किसी ऑब्जेक्ट की डिपेंडेंसी उसको बाहर से दी जाती है इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट खुद से उन्हें क्रिएट करने की कोशिश करें। सिंपल शब्दों में क्या है कि अगर एक क्लास को दूसरी क्लास की ज़रूरत है तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क ऑटोमेटिकली वो दूसरी क्लास उसमें इंजेक्ट कर देता है। इससे हमारा कोड ज़्यादा मेंटेनेबल, रीयूजेबल और लूजली कपल बन जाता है। हो गया, अगर किसी एक को नीड है, एक क्लास को दूसरी क्लास की नीड है, तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क ऑटोमेटिकली वो दूसरी क्लास उसमें इंजेक्ट कर देगा। यूज़र को नीड नहीं है कि वो उसमें इंजेक्ट करे या उसमें एक्सटेंड करे, स्प्रिंग फ्रेमवर्क खुद उसको इंजेक्ट कर देगा। सिंपल वर्ड्स, वन क्लास डिपेंड्स ऑन अनदर क्लास एंड स्प्रिंग विल इंजेक्ट दैट डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली, और वो उसको क्या कर लेगा, ऑटोमेटिकली इंजेक्ट कर लेगा। अब हम एक रियल लाइफ एनालॉजी से समझते हैं। इमेजिन ए कार नीड्स एन इंजन टू रन। एक कार को इंजन की ज़रूरत है रन होने के लिए। तो अगर हम डिपेंडेंसी इंजन का यूज़ नहीं कर रहे, विदाउट DI क्या होगा, द कार क्रिएट्स इट्स ओन इंजन। कार क्या करेगी, खुद अपना इंजन क्रिएट करेगी। लेकिन अगर हम DI का, डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, समवन गिव्स द इंजन टू द DI, कोई उसको अपना इंजन देगा। किसको, डिपेंडेंसी इंजेक्शन को। द कार ओनली फोकस ऑन ड्राइविंग नॉट बिल्डिंग इंजन्स। तो कार किस पे फोकस करेगा, ड्राइविंग पे फोकस करेगा, उसको इंजन बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि उसने किसी और से इंजन क्या कर लिया है, अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया है। तो इसीलिए हम इसका यूज़ करते हैं DI का, कि अगर हमें किसी एक क्लास की नीड है दूसरी क्लास में, तो वो उसको क्या कर ले, इंजेक्ट कर ले उसकी प्रॉपर्टीज़ को। प्रमोट्स लूज कपल बिटवीन कॉम्पोनेंट्स। ये किसको प्रमोट करता है, लूज कपलिंग को प्रमोट करता है। इट मेंटेन्स द कोड, मेक द कोड ईजियर। ये कोड को मेंटेन करेगा और कोड को ईजियर करेगा। 3 टाइप्स के होते हैं इंजेक्शन, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, सेटर इंजेक्शन एंड फील्ड इंजेक्शन। ये हमारा कंप्लीट होता है स्प्रिंग डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अब हम इसका एक एग्जांपल पढ़ते हैं कि एग्जांपल क्या लिख के आ सकते हैं। इसका प्रोग्राम एग्जांपल, इट शोज़ हाउ स्प्रिंग इंजेक्ट्स वन क्लास इंजन इनटू अनदर कार ऑटोमेटिकली। ये प्रोग्राम ये शो कर रहा है कि कैसे एक क्लास हमारी इंजन है और एक क्लास हमारी कार है, तो वो कैसे उसको ऑटोमेटिकली इंजेक्ट कर रहे हैं। तो इंजन क्लास है, उसके अंदर हमने कंपोनेंट का यूज़ करा है, एनोटेशन कंपोनेंट का, और पब्लिक एक क्लास बनाई है पब्लिक इंजन की, और उसके अंदर क्या फंक्शन कॉल करा है, क्या मेथड कॉल करा है, स्टार्ट। इंजन क्लास के अंदर स्टार्ट मेथड, और प्रिंट करा दिया इंजन स्टार्टेड। अब हम दूसरी क्लास का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे कार क्लास का यूज़ करा है, और ऑटो वायर्ड। ऑटो वायर्ड का क्या मतलब है, इंजेक्ट करना इंजन को कार में, इंजेक्ट इंजन इनटू कार। तो ये ऑटो वायर्ड क्या कर रहा है, ये इंजेक्ट कर रहा है। अब हमने इंजन क्रिएट करा है प्राइवेट, और हमने क्या मेथड क्रिएट करा है, ड्राइव। उसमें हमने क्या मेथड क्रिएट करा था, स्टार्ट। तो इसमें ड्राइव करा, और उसके जो मेथड था उसको इसमें क्या करा लिया, इंजेक्ट करा लिया ऑटो वायर्ड की हेल्प से। और फिर हमने क्या प्रिंट कराया, कार इज़ रनिंग। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। हमने कंपोनेंट किस लिए यूज़ करा है, कंपोनेंट टू क्रिएट बीन्स। कंपोनेंट क्या कर रहा है, बीन्स को क्रिएट कर रहा है, और ऑटो वायर्ड क्या कर रहा है, वो इंजेक्ट कर रहा है इंजन को कार में। ये हमारा हो गया। अब हम पढ़ते हैं स्प्रिंग इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, कि स्प्रिंग इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल क्या होता है। ये इसका फीचर है, हमने अभी देखा था यहाँ पे फीचर, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल और डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ये दोनों ही क्या है, फीचर है। तो हमारा क्या कंप्लीट हो गया, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अब हमें इसका फीचर पढ़ना है इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, स्प्रिंग इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल मीन्स गिविंग द कंट्रोल ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड डिपेंडेंसी मैनेजमेंट टू द स्प्रिंग फ्रेमवर्क। इसका क्या मतलब है इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल का, जो हमारा कंट्रोल है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का और डिपेंडेंसी को मैनेज करने का, वो हमें किसे प्रोवाइड कराना है, अपने स्प्रिंग फ्रेमवर्क को। यानी कि जो भी मैनेजमेंट होगा, जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएशन होगा, वो किसके अंदर चला गया, किसके कंट्रोल में चला गया, स्प्रिंग फ्रेमवर्क के। ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्रिएटेड मैनुअली यूजिंग न्यू, स्प्रिंग क्रिएट्स एंड इंजेक्ट्स देम ऑटोमेटिकली। अब हम क्या कर रहे थे जावा में, कि हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे, तो हम न्यू कीवर्ड का यूज़ कर रहे थे और फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे। लेकिन स्प्रिंग इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल के अंदर हमें क्या करना है, इसका यूज़ नहीं करना है न्यू कीवर्ड का। स्प्रिंग क्रिएट्स करेगा ऑटोमेटिकली और उनको ऑटोमेटिकली ही इंजेक्ट कर देगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्प्रिंग इन्वर्जन। IOC हेल्प्स इन मेकिंग कोड लूजली कपल्ड एंड ईजियर टू मेंटेन। IOC क्या करता है, कोड को हमारे को ईजी बनाता है और ईजीली हम मेंटेन कर सकते हैं उसको। स्प्रिंग यूजेस एन IOC कंटेनर टू मैनेज द लाइफ साइकिल ऑफ डिपेंडेंसीज ऑफ बीन्स। तो स्प्रिंग क्या यूज़ करता है,
आईओसी कंटेनर का यूज़ करता है। स्प्रिंग आईओसी कंटेनर का यूज़ कर रहा है किस लिए, ताकि जो उसकी लाइफ साइकिल है उसको मैनेज कर सके। तो इसलिए हमारा स्प्रिंग क्या यूज़ कर रहा है, आईओसी कंटेनर को। कॉमन आईओसी कंटेनर्स आर, कौन कौन से कॉमन आईओसी कंटेनर्स हैं, एक बीन फैक्ट्री है और एक एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट है। ये क्या हो गया, ये आईओसी कंटेनर है, इसके कंटेनर क्या क्या कंटेन करता है, बीन फैक्ट्री को कंटेन करता है और एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को कंटेन करता है। ये हमारा होता है स्प्रिंग इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, यानी कि जो हमारा क्या होता है, हम जावा में न्यू कीवर्ड का यूज़ कर रहे थे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, लेकिन ये क्या हेल्प करता है कि हम न्यू कीवर्ड का यूज़ ना करके जो हमारा स्प्रिंग है वो ऑटोमेटिकली उसको क्रिएट करेगा और उसको इंजेक्ट भी कर देगा। और फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि ये हेल्प करता है ताकि जो आईओसी कंटेनर है वो उसकी लाइफ साइकिल को मैनेज कर सके। और ये कंटेनर के अंदर क्या क्या होते हैं, हमारी बीन फैक्ट्री होती है और एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट होता है। आईओसी इज़ ए की प्रिंसिपल बिहाइंड द स्प्रिंग फ्रेमवर्क। आईओसी क्या है, की प्रिंसिपल है स्प्रिंग फ्रेमवर्क के लिए। तो ये हमारा होता है स्प्रिंग इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। पढ़ते हैं एओपी। एओपी स्टैंड्स फॉर एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एओपी किस चीज़ पे स्टैंड करता है, एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे। इट हेल्प्स यू राइट कॉमन लॉजिक लाइक लॉगिंग सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस इन वन प्लेस इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग इट इन एवरी क्लास। ये हेल्प करता है कि हम अपने कॉमन लॉजिक को एक ही प्लेस पे लिखें इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग इट। हमें क्या करना है, एक ही क्लास बनानी है, उसी क्लास में अपना क्या लिखना है, अपना पूरा लॉजिक लिखना है और उसी को यूज़ करते रहना है। ना कि ऐसा करना है कि क्लास ए में भी वही लॉजिक लिखा, बी में भी फिर वही लिखा, तो हमें ये रिपीट नहीं करना है। इस हमें क्या करना है, एक ही प्लेस पे उस कॉमन लॉजिक को लिखना है, लॉगिंग सिक्योरिटी या ट्रांजेक्शन किसी से भी रिलेटेड हो, और उसे ही क्या करते जाना है, यूज़ करते जाना है। कॉमन लॉजिक इज कॉल्ड ए क्रॉस कटिंग कंसर्न। इस कॉमन लॉजिक को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस कटिंग कंसर्न बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ राइटिंग लॉगिंग कोड इन एवरी मेथड यू कैन राइट इट वंस एज एन एस्पेक्ट एंड स्प्रिंग विल अप्लाई इट व्हेन एवर नीडेड। हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमें क्या करना है, एक लॉगिंग का कोड लिखना है, मतलब लॉगिंग करने के लिए हमें एक कोड लिखना है। तो हमने क्या किया, उस कोड को एक जगह पे लिखा और स्प्रिंग अब क्या करेगा, उसको हर जगह पे जहाँ पे भी उसकी नीड होगी उस जगह पे उसको क्या कर देगा, यूज़ कर लेगा ऑटोमेटिकली। तो हम क्या हो गए, हम कोड को रिड्यूस कर रहे हैं, यानी कि हम रीयूज़ कर सकते हैं उस कोड को जब भी हमें क्या होगी, उसकी नीड होगी। एस्पेक्ट इज़ ए क्लास वेयर यू राइट द कॉमन कोड। एस्पेक्ट क्या, एस्पेक्ट उस, ये 2 मार्क्स में आ सकता है कि एस्पेक्ट क्या होता है। तो एस्पेक्ट एक क्लास होती है जहाँ पे हम उस कॉमन कोड को लिखते हैं जो हमें क्या करना है, रीयूज़ करना है। जॉइन पॉइंट इज़ ए प्लेस इन द कोड वेयर स्प्रिंग कैन अप्लाई योर एस्पेक्ट। जॉइन पॉइंट वो प्लेस है जहाँ पे स्प्रिंग जो है उस हमारे कोड को क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है। एडवाइस द एक्चुअल कोड दैट रन्स। एडवाइस क्या है, वो एक्चुअल कोड है जो क्या होगा, रन होगा। इट हेल्प्स यू बिल्ड एप्स दैट आर क्लीन, मॉड्यूलर एंड ईजी टू मैनेज। ये क्या करता है, ये हेल्प करता है कि जो हम ऐप बना रहे हैं वो क्लीन हो, मॉड्यूलर हो और ईजी टू मैनेज हो। दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवाइस। डिफरेंट तरह की एडवाइस होती हैं। अभी हमने एडवाइस पढ़ी थी, एडवाइस क्या है, वो एक्चुअल कोड होता है जो हमारा क्या हो रहा है, रन हो रहा है। तो ये जो एडवाइस है कितने तरह की होती है, 3 टाइप्स की होती हैं, बिफोर, आफ्टर एंड अराउंड। बिफोर क्या, रन्स बिफोर द मेथड। बिफोर वाली क्या होंगी, ये मेथड से पहले रन होंगी। आफ्टर वाली क्या होंगी, ये मेथड के बाद रन होंगी। और अराउंड, रन्स बिफोर एंड आफ्टर द मेथड, ये रन होंगी बिफोर और आफ्टर द मेथड। हो गई हमारी एडवाइस, हो गई बिफोर, आफ्टर एंड अराउंड। तो अब हम एओपी में अपना क्या करके आ सकते हैं, डायग्राम भी बना के आ सकते हैं कि एओपी में क्या होते हैं। हमने अभी एस्पेक्ट पढ़े कि एस्पेक्ट क्या होता है। एस्पेक्ट वो क्लास होती हैं जहाँ पे हम अपना क्या करते हैं, कॉमन कोड को लिखते हैं। जॉइन पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे उस कोड को स्प्रिंग अप्लाई करता है, वो जॉइन पॉइंट होता है। एडवाइस क्या होती है, जो हमारा एक्चुअल कोड होता है जो रन होता है। और बिफोर, आफ्टर एंड अराउंड क्या हो गए, ये एडवाइस के टाइप्स हो गए, बिफोर, आफ्टर एंड अराउंड। बिफोर यानी कि मेथड से पहले रन होना, आफ्टर मेथड के बाद रन होना, और अराउंड रन होना बिफोर से पहले और आफ्टर के बाद। तो ये हमारा होता है एओपी, एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एस्पेक्ट भी हमें पता चल गया क्या होता है। एस्पेक्ट वो क्लास होती है जहाँ पे हम अपने कॉमन कोड को राइट करते हैं। ये 3 पॉइंट्स हमारे 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं, तो हमें ये भी लिखने हैं और इनकी डेफिनेशन भी लर्न करनी है कि ये होते क्या हैं। हम इसका एक कोड से एग्जांपल देखते हैं।
हमने क्या किया, हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एस्पेक्ट है, हमने एस्पेक्ट एनोटेशन का यूज़ करा और कंपोनेंट एनोटेशन का यूज़ किया। फिर हमने क्या किया, क्लास बनाई लॉगिंग एक्सपेक्ट, ठीक है। अब हमने बिफोर एनोटेशन का यूज़ करा है। बिफोर के अंदर एग्जीक्यूशन माई सर्विस का, ये क्या करेगी, इट टारगेट्स ऑल मेथड्स इन माई सर्विस। जो भी माई सर्विस में, ये जो माई सर्विस है इसके अंदर जो भी मेथड्स होंगे उसको क्या करेगी, टारगेट करेगी। और पब्लिक, हमने एक फंक्शन मेथड कॉल करा है लॉग बिफोर, ये क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा मेथड कॉल। लॉग बिफोर क्या कर रहा है, मेथड कॉल को प्रिंट कर रहा है। अब हमने क्या करा, कंपोनेंट करा, हमने इन दोनों को क्लास को इनहेरिट करा और क्या किया, क्लास माई सर्विस बनाई और डू वर्क क्या बनाया, एक मेथड बनाया जो कि क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन वर्किंग, ये क्या प्रिंट कर रहा है, वर्किंग। तो हमारा क्या, ये क्या कर रहा था, माई सर्विस, ये टारगेट कर रहा था वो सभी मेथड जो भी माई सर्विस में प्रेजेंट थे। और बिफोर क्या है, बिफोर अभी बताया जो मेथड से पहले कॉल करते हैं उसको क्या बोलते हैं, बिफोर। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया किसका, हमारे एओपी का। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं बीन स्कोप्स कि बीन स्कोप क्या होते हैं। बीन स्कोप डिटरमाइन द लाइफ साइकिल एंड नंबर ऑफ बीन इंस्टेंसेस। बीन स्कोप क्या करेगा, लाइफ साइकिल को डिटरमाइन करेगा और नंबर ऑफ बीन को डिटरमाइन करेगा कि इसके अंदर नंबर ऑफ बीन्स कितने हैं। तो अब बीन स्कोप कितने तरह के होते हैं, मेनली 5 होते हैं। ये वेब सॉकेट अलग से भी करके आता है कि एक्सप्लेन वेब सॉकेट, लेकिन हम मेनली 5 पढ़ेंगे। सिंगलटन, प्रोटोटाइप, रिक्वेस्ट, सेशन एंड एप्लीकेशन। बीन स्कोप क्या होते हैं, सिंगलटन, प्रोटोटाइप, रिक्वेस्ट, सेशन, एप्लीकेशन। और ये वेब सॉकेट हमारा 7 मार्क्स में मतलब अलग करके भी आ सकता है। तो ये हमें पढ़ना है बीन स्कोप। बीन स्कोप क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं लाइफ साइकिल और उसके नंबर ऑफ बीन इंस्टेंस, यानी कि हमने नंबर ऑफ बीन्स कैसे यूज़ करें हैं और उसकी लाइफ साइकिल क्या है। तो ये क्या बताता है, बीन स्कोप। तो अभी हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं, सिंगलटन, प्रोटोटाइप, ये सब। तो फर्स्ट पे पढ़ते हैं सिंगलटन। सिंगलटन क्या होते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट स्कोप होते हैं। अगर हमने कोई भी स्कोप यूज़ नहीं करा है तो सिंगलटन उसकी जगह पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या यूज़ हो जाएगा, सिंगलटन स्कोप यूज़ हो जाएगा। ओनली 1 इंस्टेंस ऑफ द बीन इज़ क्रिएटेड फॉर द एंटायर स्प्रिंग कंटेनर। पूरे स्प्रिंग कंटेनर के लिए सिर्फ एक ही बीन क्रिएट होता है और 1 बीन इंस्टेंस यूज़ होता है, किसके लिए, पूरे स्प्रिंग कंटेनर के लिए। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सिंगलटन, यानी कि 1 इंस्टेंस ऑफ बीन, यानी कि एक इंस्टेंस यूज़ होगा बीन के लिए। ऑल रिक्वेस्ट शेयर द सेम बीन इंस्टेंस। जितने भी रिक्वेस्ट हैं वो उसी बीन को यूज़ करेंगी, यानी कि सिंगल बीन क्रिएट हुआ है तो वो उसी बीन को क्या करेंगी, शेयर करेंगी और यूज़ करेंगी। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, यूटिलिटी क्लासेस। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सेकंड, प्रोटोटाइप कि प्रोटोटाइप क्या होता है। न्यू इंस्टेंस पर रिक्वेस्ट, यानी कि जितनी हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे उतने ही हमें क्या मिल जाएंगे, इंस्टेंस मिल जाएंगे। इसमें 1 इंस्टेंस क्रिएट हो रहा था सिंगलटन में, लेकिन प्रोटोटाइप में क्या होगा, जितनी रिक्वेस्ट भेजेंगे उतने न्यू इंस्टेंस हमको प्रोवाइड हो जाएंगे। ए न्यू इंस्टेंस इज़ क्रिएटेड एवरी टाइम द बीन इज़ रिक्वायर्ड। एक न्यू इंस्टेंस क्रिएट होगा जब भी बीन क्या करेगा, रिक्वेस्ट सेंड करेगा। ईच ऑब्जेक्ट इज़ इंडिपेंडेंट, हर ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा। इसका एग्जांपल था यूटिलिटी क्लासेस और इसका एग्जांपल यूज़ है व्हेन ईच यूज़र नीड्स देयर आउन ऑब्जेक्ट। जब भी हर यूज़र को अपने ऑब्जेक्ट की, खुद के ऑब्जेक्ट की नीड होगी तब वो क्या करेगा, अपना न्यू इंस्टेंस क्रिएट कर लेगा। अनलाइक सिंगलटन द बीन इज़ नॉट शेयर्ड। सिंगलटन में क्या हो रहा था, जो बीन था वो शेयर था, क्योंकि शेयरिंग हो रही थी, क्योंकि एक ही इंस्टेंस था, लेकिन अब सबके लिए अपना अपना है तो इसीलिए क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें शेयर्ड नहीं होगा बीन। यूज्ड व्हेन ईच यूज़र नीड्स ए फ्रेश कॉपी ऑफ ए बीन। ये तब यूज़ होगा तब हर यूज़र को अपना एक बीन चाहिए होगा, अपना खुद का फ्रेश बीन। तो इसीलिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्रोटोटाइप का। अगर हमें शेयरिंग करानी है तो हम सिंगलटन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, हमने एनोटेशन कंपोनेंट यूज़ करा और एनोटेशन स्कोप यूज़ करा, क्योंकि हम क्या करा रहे हैं, बीन स्कोप का एग्जांपल पढ़ रहे हैं। उसके अंदर प्रोटोटाइप, अब हमने क्लास बनाई माई बीन और मेथड बनाया माई बीन। अब ये क्या प्रिंट करेगा, न्यू प्रोटोटाइप बीन क्रिएटेड। अब यहाँ से क्या हो गया, हमारा एक न्यू बीन प्रोटोटाइप क्रिएट हो गया। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, बीन स्कोप में प्रोटोटाइप का।
अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं रिक्वेस्ट कि रिक्वेस्ट क्या होता है। थर्ड होता है इसका रिक्वेस्ट। अभी हमने देखा सिंगलटन प्रोटोटाइप हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं रिक्वेस्ट कि रिक्वेस्ट क्या होता है। रिक्वेस्ट स्कोप मीन्स न्यू बीन इंस्टेंसेस क्रिएटेड फॉर ईच HTTP रिक्वेस्ट। इसमें क्या हो रहा था, जब बीन रिक्वेस्ट सेंड कर रहा था तब उसको क्या इंस्टेंस क्रिएट हो रहा था न्यू। लेकिन इसमें क्या होगा, रिक्वेस्ट स्कोप मीन्स इसमें कब बीन क्रिएट होगा, जब भी HTTP रिक्वेस्ट सेंड करेगा या क्रिएट करना होगा तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, रिक्वेस्ट। यानी कि जब भी HTTP रिक्वेस्ट सेंड होगी तभी न्यू बीन क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। It exists only during the lifespan of a single request and is discarded after the request is completed। जैसे ही स्टार्ट होगा, जैसे ही उसको चाहिए होगा अपना बीन तो वो क्या कर लेगा, क्रिएट कर लेगा। लेकिन जैसे ही उसका क्या हो गया, वर्क कंप्लीट हो गया तो वो क्या कर देगा, उस रिक्वेस्ट को डिस्कार्ड कर देगा। यूज्ड इन स्प्रिंग वेब एप्लीकेशंस ओनली। इसको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, स्प्रिंग वेब एप्लीकेशंस में ही यूज़ कर सकते हैं। ईच HTTP रिक्वेस्ट गेट्स इट्स आउन सेपरेट बीन। इसमें क्या होगा, हर HTTP रिक्वेस्ट को, जैसे इसमें क्या हो रहा था, इसमें हर बीन को जब भी उसको ज़रूरत थी तब क्रिएट हो रहा था बीन, न्यू इंस्टेंस हर रिक्वेस्ट पे बीन क्रिएट हो रहा था। लेकिन इसमें क्या होगा, जब भी HTTP रिक्वेस्ट सेंड करेगा तब भी वो क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा हर HTTP रिक्वेस्ट पे। अब बीन इज़ डेस्ट्रॉयड ऑटोमेटिकली आफ्टर द रिक्वेस्ट फिनिशेस। बीन क्या हो जाएगा, डेस्ट्रॉय हो जाएगा ऑटोमेटिकली जब भी उसका क्या हो जाएगा, वर्क कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं, सेम उसी की तरह है। कंट्रोलर का यूज़ करा है, पब्लिक क्लास यूज़ करिए माई कंट्रोलर। ये क्या कर रही है, ए रेगुलर जावा क्लास नेम है, ये क्लास नेम है माई कंट्रोलर। अब ऑटोवायर्ड का क्या क्यों यूज़ करा है, अभी हमने पढ़ा था कि ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली इंजेक्ट कर लेता है बीन को। प्राइवेट रिक्वेस्ट बीन और रिक्वेस्ट बीन कर ले, यानी कि फील्ड वेयर द रिक्वेस्ट स्कोप इज इंजेक्टेड। ये वो वाला प्लेस है जहाँ पे क्या होगा, रिक्वेस्ट क्या हो रही है, इंजेक्ट हो रही है। गेट मैपिंग से क्या होगा, यहाँ पे URL लिखा होगा और ये मैप कर देगा उस URL को। पब्लिक स्ट्रिंग हैंडल, अब ये क्या कर रहा है, ये उसको हैंडल कर रहा है रिक्वेस्ट को जो इस URL से मिली है। अब क्या होगा, जो हमारा system.out.println है उस रिक्वेस्ट बीन को क्या करा देगा, प्रिंट करा देगा और रिटर्न कर देगा हैंडल रिक्वेस्ट। तो ये हमारा कोड हो गया। अब हम फोर्थ पढ़ते हैं इसका सेशन, कि सेशन क्या होता है। सेशन स्कोप मीन्स ए न्यू बीन इंस्टेंस इज क्रिएटेड फॉर ईच यूज़र सेशन इन ए वेब एप्लीकेशन। सेशन में क्या होगा, एक न्यू बीन क्रिएट हो जाएगी हर सेशन के बाद। हर सेशन के बाद क्या होगा, एक न्यू बीन क्रिएट हो गई। द बीन लीव्स एज लॉन्ग एज अ यूज़र सेशन इज़ एक्टिव। वो बीन तब तक रहेगी जब तक जो यूज़र का सेशन है वो एक्टिव रहेगा, यानी कि जब तक सेशन जो है वो एक्टिव है तब तक वो बीन क्रिएट रहेगी। अनटिल दे क्लोज द ब्राउज़र और लॉग आउट। अब वो बीन कहाँ क्रिएट है, सेशन पे, यानी कि वो सेशन क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए या बंद होना चाहिए। तो वो तब तक एक्टिव रहेगी जब तक वो सेशन क्या नहीं हो जाता, क्लोज नहीं हो जाता, या फिर ब्राउज़र से उसे क्या नहीं कर देते, लॉग आउट नहीं कर देते। यूज्ड ओनली इन वेब एप्लीकेशंस। इसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ वेब एप्लीकेशंस में। जैसे हम इसको यूज़ कर रहे थे रिक्वेस्ट को शेयरिंग वेब एप्लीकेशंस में, ऐसे ही हम सेशन को कहाँ यूज़ करते हैं, सिर्फ वेब एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं। यूज़फुल व्हेन यू वांट टू स्टोर यूज़र स्पेसिफिक डेटा लाइक लॉगिंग, इन्फो, प्रीफरेंसेस, कार्ट एट्सेट्रा। इसको हम कब यूज़फुल होता है, जब हम यूज़र की कोई डेटा को क्या करना चाह रहे हैं, स्टोर कराना चाह रहे हैं। जैसे जब हम लॉगिन करते हैं तो लॉगिन पे ऑटोमेटिकली वो अपना नंबर सेव हो जाता है और पासवर्ड भी सेव कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, सेशन को यूज़ करते हैं अपने डेटा को स्टोर कराने के लिए। तो इसमें भी सेम कोड होगा जैसे रिक्वेस्ट का है, बस चेंज क्या होगा, जहाँ जहाँ पे रिक्वेस्ट बीन का यूज़ किया गया है वहाँ पे सेशन बीन का यूज़ होगा। सेम वही कोड है, कंट्रोलर, पब्लिक क्लास, माई कंट्रोलर, ऑटोवायर्ड, प्राइवेट। यहाँ पे हम इसमें क्या यूज़ कर रहे थे, रिक्वेस्ट बीन का, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, सेशन बीन का। गेट मैपिंग ऐसे ही यूज़ करेंगे और यहाँ पे सेशन बीन प्रिंट होगा, यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा था, रिक्वेस्ट बीन। तो सेम कोड हो गया हमारा। एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन फिफ्थ की एप्लीकेशन क्या होती है। एप्लीकेशन स्कोप मीन्स ए सिंगल बीन इंस्टेंस इज क्रिएटेड फॉर द एंटायर वेब एप्लीकेशन। एप्लीकेशन स्कोप का क्या मतलब है कि पूरी एंटायर वेब एप्लीकेशन के लिए सिर्फ एक सिंगल बीन का यूज़ करना। सिंगलटन में क्या यूज़ हो रहा था कि हम एक ही बीन का यूज़ कर रहे थे, लेकिन एप्लीकेशन बीन में भी एक ही का यूज़ होगा, लेकिन कब होगा, जब वेब एप्लीकेशन को नीड होगी।
एंड शेयर्ड अक्रॉस ऑल यूज़र्स एंड सेशंस। और इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, यूज़र्स के थ्रू शेयर कर रहे हैं एक दूसरे को। वन शेयर्ड इंस्टेंस फॉर ऑल यूज़र्स ऑल सेशंस, एक शेयर्ड इंस्टेंस किसके लिए है, ऑल यूज़र्स के लिए है और ऑल सेशंस के लिए है। सिमिलर टू सिंगलटन, सिंगलटन की तरह ही सेम है क्योंकि एक ही बीन का यूज़ हो रहा है और सिंगलटन में भी एक ही का यूज़ हो रहा था, बट स्पेसिफिक टू वेब एप्लीकेशन। लेकिन ये स्पेसिफिक है, अगर हम वेब एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हैं तो हम एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे, सिंगलटन का यूज़ नहीं करेंगे। यूज़फुल फॉर स्टोरिंग वेब एप्लीकेशन वाइड डेटा, ये किस लिए यूज़ होता है, एप्लीकेशन के डेटा को स्टोर करने के लिए। अब हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। कंट्रोलर का यूज़ करा है, नोटेशन कंट्रोलर, पब्लिक क्लास, माइक कंट्रोलर, ऑटो वायर, सेम वही एग्जांपल यूज़ करा है जो इसमें लिखा था, लेकिन सेशन बीन की जगह क्या यूज़ करना है, ऐप बीन यूज़ करना है। जहाँ जहाँ पे भी सेशन बीन है, ऐप बीन, यानी कि अगर हम एक कोड समझ में आ जाता है तो हम एप्लीकेशन का भी लिख सकते हैं, सेशन का भी लिख सकते हैं और रिक्वेस्ट बीन का भी लिख सकते हैं। तीनों का ही कोड सेम है, तो हम एक समझना है और सारे खुद से हो जाएंगे। तो हमने मैप का यूज़ करा है ताकि वो URL ले, और स्ट्रिंग हमने शो मेथड यूज़ करा है और उससे हमारा क्या प्रिंट हो रहा है, ऐप डेमो रिटर्न कर रहा है और प्रिंट ऐप बीन हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, एप्लीकेशन का एग्जांपल। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं वेब सॉकेट, ये अलग से भी टॉपिक है तो हम इसे पढ़ते हैं। वेब सॉकेट इज़ ए कम्युनिकेशन, हमें पता है वेब सॉकेट क्या होता है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है डेट प्रोवाइड्स फुल डुप्लेक्स टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन ए क्लाइंट एंड ए सर्वर ओवर ए सिंगल लॉन्ग कनेक्शन। वेब सॉकेट एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो कि क्या है, टू डायरेक्शनल होता है, यानी कि कम्युनिकेशन इसमें टू वे कम्युनिकेशन होती है, सर्वर की तरफ से भी और क्लाइंट की तरफ से भी, यानी कि टू वे कम्युनिकेशन है क्लाइंट और सर्वर के बीच में। वंस कनेक्टेड बोथ क्लाइंट एंड सर्वर कैन सेंड और रिसीव डेटा एट एनी टाइम। अगर एक बार वेब सॉकेट क्रिएट हो गया तो क्या होगा, क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे को मैसेज सेंड कर सकते हैं या डेटा सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं किसी भी टाइम पे। बेसिकली वेब सॉकेट क्या है, ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू जो क्लाइंट है और सर्वर है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, और ये क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन है, यानी कि फुल डुप्लेक्स है। और अगर एक बार कनेक्शन क्रिएट हो गया तो क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे को मैसेज सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं किसी भी टाइम पे। इट इज़ कॉमनली यूज इन रियल टाइम एप्लीकेशन सच एज लाइव चैट्स, ऑनलाइन गेम्स। हम इसको रियल लाइफ एप्लीकेशन पे भी यूज़ करते हैं, जैसे लाइव चैट्स हो गई, तो लाइव चैट्स में क्लाइंट और सर्वर कम्युनिकेट कर रहे हैं। ऑनलाइन गेम्स हो गए। अब हम इसका कोड देखते हैं JS में। ये कोड जो है, ये एग्जांपल जो है वो JS में है। हमने क्या करा है, कॉन्स्ट सॉकेट इक्वल्स टू न्यू वेब सॉकेट, हमने वेब सॉकेट क्रिएट करा है, और अगर कनेक्शन ओपन है तो हम ऑन ओपन का यूज़ करेंगे। सॉकेट डॉट ऑन ओपन इक्वल्स टू ब्रैकेट, फिर हम ऑन ओपन का यूज़ कर रहे हैं अगर क्या है, अगर कनेक्शन ओपन है तो हमने क्या प्रिंट करा दिया, कंसोल डॉट लॉग से कनेक्टेड टू सर्वर, तो वो क्या कनेक्टेड टू सर्वर हो गया और वो मैसेज सेंड कर देगा हेलो सर्वर, किसको, सर्वर को, उसने सेंड कर दिया हेलो सर्वर। अब मैसेज जैसे ही रिसीव होगा, व्हेन मैसेज रिसीव, तो सॉकेट ऑन मैसेज डॉट ऑन मैसेज का यूज़ करेगा और कंसोल डॉट लॉग से प्रिंट करा देगा मैसेज फ्रॉम सर्वर इवेंट डॉट डेटा, यानी कि उसे सर्वर से रिसीव हो गया क्या, मैसेज। अब जैसे ही कनेक्शन क्लोज होंगे, व्हेन कनेक्शन क्लोजेज, तो ऑन क्लोज कीवर्ड का यूज़ करेगा और वो कनेक्शन को क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। ओपन करने के लिए, रिसीव करने के लिए और क्लोज करने के लिए। ओपन के लिए ऑन ओपन का यूज़ करेंगे, मैसेज रिसीव करने के लिए ऑन मैसेज का और क्लोज करने के लिए ऑन क्लोज का। अब देखते हैं क्लाइंट कनेक्ट्स, तो कनेक्ट किसके थ्रू कर रहा है क्लाइंट, न्यू वेब सॉकेट, जो हमने न्यू वेब सॉकेट में लिखा है वो किसके थ्रू कनेक्ट कर रहा है क्लाइंट, इसके थ्रू। और सर्वर एक्सेप्ट कनेक्शन किसके थ्रू करेगा, ऑन ओपन के। मैसेज को एक्सचेंज रिसीव किसके थ्रू करेगा, ऑन मैसेज। और कनेक्शन को एंड कैसे करेगा, ऑन क्लोज से। तो हमने तीनों पढ़ लिए, ऑन ओपन, ऑन मैसेज और ऑन क्लोज का क्या यूज़ होता है वेब सॉकेट में। ये हमारा हो गया वेब सॉकेट। अब हम पढ़ते हैं ऑटो वायरिंग। ऑटो वायरिंग क्या होता है, ऑटो वायरिंग एक फीचर है स्प्रिंग में जो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इंजेक्ट करेगा डिपेंडेंट बीन्स को। जो डिपेंडेंट बीन्स है एक दूसरे पे, उनको क्या कर लेगा, वो ऑटोमेटिकली इंजेक्ट कर लेगा, यानी कि एक दूसरे की प्रॉपर्टी को इंजेक्ट कर लेगा। ऑटो वायरिंग इज़ ए फीचर इन स्प्रिंग दैट ऑटोमेटिकली इंजेक्ट डिपेंडेंट बीन्स। इट रिमूव्स द नीड टू राइट एक्सप्लिसिट कोड टू गेट और क्रिएट बीन इंस्टेंस। ये क्या करेगा, ये
रिमूव कर देगा कोड नीड को कि हमें ज़रूरत नहीं है हम कि एक्सप्लिसिट कोड को लिखें। ये क्या कर रहा है, ये क्रिएट कर लेगा उन बीन्स को ऑटोमेटिकली। स्प्रिंग ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाइज द करेक्ट बीन। स्प्रिंग ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करेगा कि क्या करेक्ट बीन हो सकते हैं और उनको असाइन कर देगा कि कहाँ कहाँ पे इस बीन की रिक्वायरमेंट है। द मोस्ट कॉमन एनोटेशन यूज फॉर ऑटो वायरिंग इज़ ऑटो वायर्ड। जो सबसे कॉमन एनोटेशन यूज़ करते हैं ऑटो वायरिंग के लिए वो क्या होती है, ऑटो वायर्ड। हमने पढ़ा था ऑटो वायर्ड क्या करती है, इंजेक्ट करती है प्रॉपर्टीज़ को। ऑटो वायर्ड कैन बी अप्लाइड टू फील्ड्स, कंस्ट्रक्टर्स और मेथड्स। ऑटो वायर्ड का हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, फील्ड्स पे भी यूज़ कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर और मेथड्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। इट वर्क्स बाय टाइप बाय डिफ़ॉल्ट, मीनिंग इट सर्चेस फॉर ए बीन ऑफ द मैचिंग क्लास टाइप। ये क्या करेगा, क्लास टाइप को मैच करेगा सबसे पहले, और अगर मल्टीपल बीन्स मिलती हैं ऑफ द सेम टाइप की तो ये क्या कर देगा, कॉन्फ्लिक्ट अकर कर देगा या फिर कोई एरर, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये टाइप मैच कर रहा है, यानी कि क्लास का टाइप मैच कर रहा है। अगर हमारी एक क्लास है तो ये रन हो जाएगा, लेकिन अगर मल्टीपल के पास सेम ही टाइप एग्जिस्ट कर रही है, मल्टीपल बीन्स और उनके पास सेम ही है, तो ये क्या करेगा, एक एरर थ्रो कर देगा और कॉन्फ्लिक्ट थ्रो कर देगा। ये तो हो गया अगर मल्टीपल बीन थ्रो करती हैं, लेकिन अगर मैच ही नहीं करती हैं तो क्या करेगा, अगर कोई भी बीन मैच ही नहीं हो रही, इफ़ नो मैचिंग बीन इज़ फाउंड स्प्रिंग थ्रो एन एक्सेप्शन। तो स्प्रिंग क्या एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा, एनोटेशन ऑटो वायर रिक्वायर्ड इक्वल्स टू फॉल्स, तो ये इसका यूज़ करेगा। कैन क्रिएट एम्बिग्यूटी इफ़ मल्टीपल मैचिंग बीन्स आर फाउंड। अभी हमने पढ़ा कि अगर मल्टीपल मैचिंग बीन्स फाउंड हो रही हैं तो क्या एरर रिटर्न करेगा या कॉन्फ्लिक्ट। ऑल बीन्स मस्ट बी इन द स्प्रिंग कंटेनर। जितनी भी बीन्स है वो किस में होनी चाहिए, स्प्रिंग के कंटेनर में होनी चाहिए। ये था हमारा ऑटो वायरिंग जो हमने पढ़ा। ये क्या करता है, डिपेंडेंट बीन्स को ऑटोमेटिकली इंजेक्ट कर लेता है, और इसके अंदर हम ऑटो वायर्ड का यूज़ करते हैं। ऑटो वायर्ड किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि प्रॉपर्टीज़ को इंजेक्ट कर सकें। और ये किस पे वर्क करता है, ये टाइप मैचिंग पे वर्क करता है, यानी कि ये मैच करेगा टाइप को। अगर मल्टीपल बीन्स के सेम टाइप मैच हो जाते हैं तो ये कॉन्फ्लिक्ट या एरर थ्रो करेगा। अगर एक भी मैच नहीं होता है, नो मैचिंग फाउंड आता है, तो ऑटो वायर्ड रिक्वायर्ड इक्वल्स टू फॉल्स यूज़ हो जाएगा। और जितने भी बीन्स हैं वो स्प्रिंग कंटेनर के अंदर होने चाहिए। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एनोटेशन। एनोटेशन क्या होता है, तो अभी हमने यूज़ करा था एनोटेशन का एट द रेट। तो ये जो है ये जो हमने यूज़ करा है एट द रेट से, जितने भी एनोटेशंस हैं वो एट द रेट से स्टार्ट होते हैं। तो ऑटो वायर्ड भी क्या है, एक एनोटेशन है, क्योंकि ये भी एट द रेट से स्टार्ट हो रहा है। एनोटेशन इन स्प्रिंग आर यूज्ड इन सिंप्लीफाई कॉन्फ़िगरेशन एंड डिफाइन कंपोनेंट्स, डिपेंडेंसीज एंड बिहेवियर डायरेक्टली इन जावा कोड। एनोटेशन का हम किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि जो हमारे कंपोनेंट्स है उसको डिफ़ाइन कर सकें, डिपेंडेंसीज़ को, बिहेवियर को डायरेक्टली जावा कोड में यूज़ कर सकें। क्या, ताकि जो उसका जो कंपोनेंट्स है उसको डिफ़ाइन कर सकें, डिपेंडेंसीज़ को डिफ़ाइन करके और बिहेवियर को डिफ़ाइन करके डायरेक्टली उसको जावा कोड में यूज़ कर सकें। दे रिप्लेस ट्रेडिशनल एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। एनोटेशन ने क्या करा, जो हमारा एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन था उसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। स्प्रिंग एनोटेशंस आर मेटा डेटा इंस्ट्रक्शंस। स्प्रिंग एनोटेशंस क्या है, मेटा डेटा इंस्ट्रक्शंस है जो कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क को बताता है कि हमें कंपोनेंट्स को मैनेज कैसे करना है। तो अभी हमने पढ़ा था, ये क्या बता रहे थे कि डिफ़ाइन कर रहे थे कंपोनेंट्स को, उसके बिहेवियर को। तो ये बताते हैं स्प्रिंग फ्रेमवर्क को कि हमें कंपोनेंट्स को मैनेज कैसे करना है। मेक्स कोड ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड मेंटेन द कोड। तो क्या करेंगे, कोड को क्या बनाएंगे, ईजी टू अंडरस्टैंड बनाएंगे और कोड को मेंटेन करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, एनोटेशन। ऑटो वायरिंग और एनोटेशन हमने पढ़ लिया। एनोटेशन एट द रेट से स्टार्ट होते हैं, जितने भी एट द रेट से स्टार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, एनोटेशन। और ये कंपोनेंट को डिफ़ाइन करते हैं, उनकी डिपेंडेंसीज़ को डिफ़ाइन करते हैं। और इसका हम यूज़ किस लिए करते हैं, ये क्योंकि ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क को बताते हैं कि हमें कंपोनेंट्स को मैनेज कैसे करना है। ठीक है, अब हम कुछ कंपोनेंट्स पढ़ते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स कोर एनोटेशंस होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो एट द रेट कंपोनेंट एनोटेशन का यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, मार्क से क्लास एज ए स्प्रिंग बीन। एट द रेट कंपोनेंट क्या करता है, जो भी हमारी क्लासेज हैं उनको स्प्रिंग बीन से मार्क कर देगा।
हमने अभी पिछले कोड में @सर्विस का भी यूज़ किया था, रेस्पिरेटरी और कंट्रोलर का। तो ये क्या कर रहे थे, ये जो कंपोनेंट है इसका स्पेशलाइजेशन वर्जन है, यानी कि कंपोनेंट मेनली हमने यूज़ कर दिया, लेकिन इसका स्पेशलाइज वर्जन कौन है, सर्विस, रेस्पिरेटरी और कंट्रोलर। अब थर्ड पढ़ते हैं रेस्ट कंट्रोलर। रेस्ट कंट्रोलर क्या होता है, ये कंट्रोलर और रेस्पॉन्स बॉडी का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। हमने देखा रेस्ट कंट्रोलर यानी कि रेस्ट और कंट्रोलर दो टर्म है, तो ये किस किस का कॉम्बिनेशन हो गया, कंट्रोलर का और रेस्पॉन्स बॉडी का। फोर्थ है ऑटो वायर्ड, यूज टू इंजेक्ट डिपेंडेंसीज ऑटोमेटिकली बाय टाइप। ऑटो वायर्ड क्या करता है, इंजेक्ट करता है डिपेंडेंसीज को उसके टाइप से। फिफ्थ क्वालिफायर, रिजोल्व्स एम्बिग्यूटी व्हेन मल्टीपल बीन्स ऑफ द सेम टाइम एग्जिस्ट। अगर मल्टीपल बीन्स सेम ही टाइप की यूज़ हो रही हैं तो उसकी एम्बिग्यूटी को क्या करेगा, रिजोल्व करेगा क्वालिफायर। कौन सा एनोटेशन, क्वालिफायर एनोटेशन। तो ये हमारे कुछ 5 एनोटेशंस हैं, हम एनोटेशन पढ़ चुके हैं कि क्या होते हैं, और ये एनोटेशंस 5 लिखे हैं कि ये 5 एनोटेशंस होते हैं और हम इनको भी एक्सप्लेन करके आ सकते हैं। अब लाइफ साइकिल पढ़ते हैं, लाइफ साइकिल कॉलबैक्स की ये क्या होता है। ये एक स्पेशल मेथड है फ्रेमवर्क में जो कि कस्टम बिहेवियर को क्या करता है, डिफाइन करता है। लाइफ साइकिल कॉलबैक्स आर स्पेशल मेथड इन ए फ्रेमवर्क दैट अलाउ कस्टम बिहेवियर। लाइफ साइकिल कॉलबैक्स अलाउ यू टू परफॉर्म स्पेसिफिक एक्शन एट सर्टेन पॉइंट्स। ये हमें बताएगा कि हमें कुछ एक्शन लेने हैं और वो कुछ पॉइंट्स पे जाके लेने हैं। तो ये हमें बताता है लाइफ साइकिल कॉलबैक्स कि हमें वो एक्शन कब लेने हैं और कैसे लेने हैं। इन स्प्रिंग द लाइफ साइकिल स्टार्ट्स व्हेन द बीन इज़ क्रिएटेड। स्प्रिंग में लाइफ साइकिल कब स्टार्ट होती है, जब बीन क्रिएट होगा। सबसे पहले बीन क्रिएट होगा तभी हमारी क्या होगी, लाइफ साइकिल स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले ज़रूरी क्या है, बीन का क्रिएट होना, किसकी हेल्प से, कंस्ट्रक्टर की हेल्प से। तो लाइफ साइकिल कब स्टार्ट होगी, जब हमारा बीन क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। आफ्टर क्रिएशन, जैसे ही वो क्रिएट हो गया, स्प्रिंग क्या कर लेगा, उसकी डिपेंडेंसीज़ को इंजेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो अब हम इसको एक स्ट्रक्चर से देखते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले क्या होगा, बीन इंस्टेंटिएटेड, यानी कि बीन क्या होगा, क्रिएट होगा। उसके बाद डिपेंडेंसी इंजेक्टेड, उसके बाद जो उसकी डिपेंडेंसीज हैं वो क्या हो गई, इंजेक्टेड हो गई। उसके बाद इनिशियलाइजेशन, बीन इन यूज़ और डिस्ट्रक्शन। इनको 5 पॉइंट को हम पढ़ते हैं 1 बाय 1 कि ये वर्क कैसे करती हैं। सबसे पहले क्या हो रहा था, बीन इंस्टेंटिएटेड, यानी कि स्प्रिंग जो है वो यूज़ कर रहा था कंस्ट्रक्टर का क्या करने के लिए, बीन को क्रिएट करने के लिए। तो अभी हमने पढ़ा ना कि क्या सबसे पहले क्या होगा, द लाइफ साइकिल स्टार्ट्स व्हेन द बीन इज़ क्रिएटेड। सबसे पहले क्या होना चाहिए, बीन क्रिएट होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, बीन जो है वो क्रिएट हो गया, किसकी हेल्प से, कंस्ट्रक्टर की हेल्प से। डिपेंडेंसीज इंजेक्टेड, अब क्या होगी, उसकी डिपेंडेंसीज क्या होंगी, इंजेक्ट होंगी। किसके थ्रू, कौन से वर्ड के थ्रू, ऑटो वायर्ड। यही एनोटेशन है जिसके थ्रू डिपेंडेंसीज क्या होती हैं, इंजेक्ट होती हैं। थर्ड क्या होगा, इनिशियलाइजेशन। पोस्ट कंस्ट्रक्ट मेथड का यूज़ करेंगे क्या करने के लिए, इनिशियलाइजेशन करने के लिए। द बीन परफॉर्म, जो बीन इन यूज़, यानी कि बीन इन यूज़ के अंदर क्या होगा, जो हमारा एक्चुअल टास्क है वो हमारा बीन इन यूज़ के अंदर क्रिएट होगा, जो हमारा एक्चुअल टास्क होगा। अब डिस्ट्रक्शन, व्हेन द एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्लॉजेस स्प्रिंग कॉल्स @pre destroy और destroy मेथड। डिस्ट्रक्शन के लिए जब भी हमें क्या करना होगा, अपना कॉन्टेक्स्ट क्लोज करना होगा, तो हमें क्या यूज़ करना होगा, डेस्ट्रॉय या प्री डेस्ट्रॉय एनोटेशन का यूज़ करना होगा। तो ये हमारे 5 क्या पढ़े हमने, स्टेजेस पढ़े कॉल बैक के। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बीन कॉन्फ़िगरेशन स्टाइल, कि बीन कॉन्फ़िगरेशन स्टाइल क्या होता है। दे आर 3 मेन स्टाइल्स ऑफ बीन कॉन्फ़िगरेशन। 3 मेन स्टाइल होते हैं बीन कॉन्फ़िगरेशन के, ईच ऑफरिंग ए डिफरेंट वे टू डिफाइन हाउ बीन्स। तीनों के तीनों बताते हैं कि हमें बीन को डिफ़ाइन कैसे करना है, क्रिएट कैसे करना है और उसको मैनेज कैसे करना है। स्टाइल्स का मतलब है कि इसके मेनली स्टाइल्स क्या क्या होते हैं बीन को क्रिएट करने के, उसको मैनेज करने के। तो ये क्या बताता है, बीन कॉन्फ़िगरेशन स्टाइल। तो फर्स्ट क्या होता है, एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है। पहला स्टाइल होता है एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन और जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। एक्सएमएल यानी कि जो हमारा बीन्स है वो कॉन्फ़िग किसके थ्रू होंगे, एक्सएमएल फाइल्स के थ्रू। एक्सएमएल बेस्ड है यानी कि वो किस पे डिपेंडेंट होंगे, एक्सएमएल फाइल पे। तो हमें यू डिक्लेयर बीन्स विद बीन टैग्स, तो हमें डिक्लेयर कैसे करने हैं वो बीन्स, बीन टैग का यूज़ करके हमें क्या करना है, क्योंकि एक्सएमएल की स्ट्रक्चर सबको पता है तो इसमें टैग्स का यूज़ होता है। तो वो किसका, कौन से टैग का यूज़ करेंगे, बीन टैग का यूज़ करेंगे।
बीन आईडी के अंदर हमने डाल दिया माई बीन और क्लास के अंदर हमने अपना लिख दिया जो हमें प्रिंट कराना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा एक्सएमएल बेस्ड का कॉन्फ़िगरेशन। अब हमें सेकंड पढ़ना है एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन की। एनोटेशन बेस्ड क्या होता है? बीन्स आर ऑटोमेटिकली डिटेक्टिंग यूजिंग एनोटेशन लाइक @ कंपोनेंट @ सर्विस। तो बीन्स का हम ऑटोमेटिकली कब डिटेक्ट होंगे? जब हम कौन कौन सा एनोटेशन यूज़ करेंगे? कंपोनेंट और सर्विस। कंपोनेंट लिखा एनोटेशन और पब्लिक बनाई क्लास, क्लास क्या बनाई? पब्लिक और माई बीन, बीन का लॉजिक लिखा। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला है वो कौन सा है? एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। जो हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन है। और एक्सएमएल बेस्ड जो है वो एंशिएंट टाइम पे यूज़ होता था, मतलब कि ये ओल्डेस्ट कॉन्फ़िगरेशन है एक्सएमएल बेस्ड। और एनोटेशन कौन सा है? मोस्ट वाइडली यूज्ड है, जिसमें एनोटेशन क्या करता है? ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। और एक्सएमएल में क्या था? हम एक्सएमएल फाइल्स का यूज़ कर रहे थे और टैग्स के अंदर अपने बीन को क्या कर रहे थे? क्रिएट कर रहे थे। जावा बेस्ड है, यू यूज कॉन्फ़िगरेशन क्लासेस एंड डिफाइन बीन्स विद @ बीन मेथड। हम कॉन्फ़िगरेशन क्लासेस का यूज़ करते हैं और बीन मेथड्स का यूज़ करते हैं। ये तब प्रीफर्ड करा जाता है अगर हमें फुल कंट्रोल और टाइप करना है और सेफ्टी, यानी कि अगर हमें फुल कंट्रोल लेना है और अपनी सेफ्टी मेंटेन करनी है तो हम जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ करते हैं। और ये यूज़फुल भी होता है सेफ्टी के लिए। अगर हमें सेफ्टी के पर्पज़ से देना है तो हम किसका यूज़ करेंगे? जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन का। करते हैं स्प्रिंग बूट की। स्प्रिंग बूट क्या होता है? स्प्रिंग बूट इज़ ए फ्रेमवर्क बिल्ट इन टॉप ऑफ द स्प्रिंग फ्रेमवर्क। स्प्रिंग बूट एक फ्रेमवर्क है जो कि तब का बिल्ड होता है स्प्रिंग फ्रेमवर्क के टॉप में, यानी कि अगर कोई टॉप में कोई सोर्स होती है तो वो क्या होती है? स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग बूट वो फ्रेमवर्क है जो सबसे टॉप में यूज़ होता है। इट रिड्यूसेस बॉयलर प्लेट कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या कर देगा? बॉयलर प्लेट कॉन्फ़िगरेशन को रिड्यूस कर देगा। अब हमने स्प्रिंग बूट को 3 टाइप्स में कैटेगराइज करा। फर्स्ट टॉपिक आता है स्प्रिंग बूट बिल्ड सिस्टम, सेकंड स्प्रिंग बूट कोड स्ट्रक्चर एंड थर्ड स्प्रिंग बूट रनर्स। ये 3 हैं जो हमारे सिलेबस में हैं। एक क्वेश्चन है स्प्रिंग बूट बिल्ड सिस्टम, एक है स्प्रिंग बूट कोड स्ट्रक्चर और एक है स्प्रिंग बूट रनर्स। ये हमें 1 बाय 1 पढ़ने हैं। तो स्प्रिंग बूट बिल्ड सिस्टम क्या होता है? स्प्रिंग बूट सपोर्ट्स बिल्ड टूल्स लाइक मैवन एंड ग्रेडल। ये मेन है, ये दो टूल्स को सपोर्ट करता है स्प्रिंग बूट। कौन कौन से टूल्स होते हैं? मैवन एंड ग्रेडल। ये मेन है, ये लर्न करने हैं कि कौन कौन से टूल यूज़ करता है मैवन एंड ग्रेडल। मेन काम इन्हीं का है इसके अंदर बिल्ड सिस्टम के अंदर कि स्प्रिंग बूट कौन कौन से टूल सपोर्ट करता है, मैवन एंड ग्रेडल। डिपेंडेंसीज़ को मैनेज करने में और पैकेजिंग को मैनेज करने में, ठीक है। कौन कौन से टूल है? मैवन एंड ग्रेडल। मैवन क्या यूज़ करता है? एक्सएमएल फाइल यूज़ करता है जिसको हम pom.xml बोलते हैं। वो क्या करता है? प्रोजेक्ट के कॉन्फ़िगरेशन को डिफ़ाइन करता है। मैवन कौन सी फाइल को यूज़ करता है? एक्सएमएल फाइल को, और वो प्रोजेक्ट के कॉन्फ़िगरेशन को डिफ़ाइन करता है। सेकेंड है ग्रेडल। ग्रेडल ग्रोवी को यूज़ करता है या फिर कोटलिन की स्क्रिप्ट को यूज़ करता है। मैवन किसको यूज़ करता है? एक्सएमएल की फ़ाइल को, और ग्रेडल ग्रोवी और कोटलिन की स्क्रिप्ट को। दे अलाउ ईजी टेस्टिंग रनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्प्रिंग बूट ऐप्स। ये क्या अलाउ करेगा? टेस्टिंग हमारी ईजी कर देगा, रनिंग और डेवलपमेंट जो है स्प्रिंग बूट ऐप्स की हेल्प से भी वो भी ईजी कर देगा। बोथ टूल सपोर्ट ऑटो रीलोडिंग मल्टी मॉड्यूल प्रोजेक्ट। दोनों ही टूल्स क्या सपोर्ट करते हैं? ऑटो रीलोडिंग भी सपोर्ट करते हैं और मल्टी मॉड्यूल प्रोजेक्ट्स को भी सपोर्ट करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? स्प्रिंग बूट बिल्ड सिस्टम। इसमें 2 टूल्स यूज़ होते हैं, मैवन और ग्रेडल। तो 2 टूल्स हमने पढ़ लिए, ये यूज़ होते हैं। ये टूल्स क्या करते हैं? हेल्प करते हैं डिपेंडेंसीज़ को मैनेज करने में। मैवन जो है वो एक्सएमएल फाइल का यूज़ करता था प्रोजेक्ट को डिफ़ाइन करने के लिए। ग्रेडल ग्रोवी और कोटलिन स्क्रिप्ट का यूज़ करता था, और ये हमारी क्या करते हैं? टेस्टिंग को ईजी। तो ये हम 5-6 पॉइंट्स हैं इसके अंदर लिख के आ सकते हैं। अब पढ़ते हैं स्प्रिंग बूट कोड स्ट्रक्चर। सेकंड है ना कोड स्ट्रक्चर, हमने ये कंप्लीट कर लिया। अब कोड स्ट्रक्चर देन रनर्स पढ़ेंगे। तो अभी कोड स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट्स हैव ए स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। स्प्रिंग बूट की कुछ एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होती है प्रोजेक्ट्स की। द मेन क्लास हैज़, जो मेन क्लास होगी उसके अंदर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन का यूज़ करते हैं। किसका? स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन का। द रिसोर्सेज फोल्डर होल्ड्स कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स लाइक एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़। और इसके अंदर कुछ जो रिसोर्स फोल्डर है उसके अंदर क्या होता है? फाइल्स होती हैं एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ के नाम से। फ्लो कैसे होता है इसका?
यूज़र क्या करेगा, सेंड करेगा रिक्वेस्ट, कंट्रोलर क्या करेगा, उसको हैंडल करेगा, हैंडल करने के बाद सर्विस उसको प्रोसेस करेगी और रिपोजिटरी एक्सेस कर लेगी डेटा को, और फिर उसके बाद हम रेस्पॉन्स चला जाएगा बैक किसके पास, यूज़र के पास। हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं कैसे वर्किंग होती है। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या हुआ, स्ट्रक्चर के अंदर यूज़र ने सेंड करी रिक्वेस्ट, कंट्रोलर ने वो रिक्वेस्ट क्या कर ली, हैंडल कर ली। अब क्या हुआ, हैंडल करने के बाद सर्विस उसको प्रोसेस करेगी और रिपोजिटरी क्या कर लेगी, उसको एक्सेस कर लेगी। प्रोसेस करने के बाद क्या हो गया, एक्सेस हो गया। अब रेस्पॉन्स बैक किसके पास चला जाएगा, यूज़र के पास, यानी कि रेस्पॉन्स चला जाएगा, जो भी रेस्पॉन्स होगा वो किसके पास चला गया, यूज़र के पास। ऑल कंपोनेंट्स आर प्लेस्ड इन सब पैकेजेस, जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सब पैकेजेस के अंदर हैं। किसके सब पैकेजेस के, अपनी मेन क्लास के पैकेज के। जो भी मेन क्लास के सब पैकेज हैं उसके अंदर हमारे क्या होंगे, कंपोनेंट्स होंगे। तो फोल्डर की स्ट्रक्चर कैसे होगी, सबसे पहले हमारे फोल्डर का नाम होगा, सपोज़ ये नाम है, उसके अंदर कंट्रोलर होगा, सर्विस होगी, रिपोजिटरी होगी और माई एप्लीकेशन डॉट जावा फाइल होगी। क्या होगी, कंट्रोलर, सर्विस, रिपोजिटरी और माई एप्लीकेशन। तो अब हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। तो हमने इंपोर्ट करा क्या, स्प्रिंग फ्रेमवर्क, और स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर हमने एप्लीकेशन भी इंपोर्ट करी और इसमें स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन इंपोर्ट करी। ये इंपोर्ट करने के लिए है। अब हमने एनोटेशन का यूज़ करा, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। हमने अभी पढ़ा था कि हमें किसका यूज़ करना है, मेन के अंदर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन का यूज़ करना है मेन क्लास के अंदर। तो हमने किसका यूज़ करा मेन के अंदर, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन का। अब हमने क्लास बनाई माई एप्लीकेशन, ठीक है, यह हमारी क्लास हो गई पब्लिक। अब हमने मेन फंक्शन बनाया और उसके अंदर स्ट्रिंग एप्लीकेशन को रन कर दिया, ठीक है, हमने क्या कर दिया, उसको रन कर दिया। तो ये किसका कोड हो गया, ये हमारी मेन स्ट्रक्चर होती है स्प्रिंग बूट कोड की स्ट्रक्चर की। ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये फोल्डर का स्ट्रक्चर है, ये प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है, और ये वर्किंग है कि ये वर्क कैसे करता है। अब थर्ड पढ़ते हैं स्प्रिंग बूट रनर्स की। रनर्स क्या होते हैं, स्प्रिंग बूट प्रोवाइड्स टू इंटरफेसेस टू रन कोड एट एप्लीकेशन स्टार्टअप। ये क्या करता है, दो इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी को स्प्रिंग बूट के अंदर रन करनी है अपनी एप्लीकेशन तो किसके थ्रू कर सकते हैं, दो इंटरफेस है। पहला इंटरफेस है कमांड लाइन रनर और दूसरा है एप्लीकेशन रनर। किसके लिए, अगर हमें अपने, जैसे हम जावा में कोई कोड लिखा और उसको रन करते हैं, ऐसे ही स्प्रिंग बूट के अंदर हमें कोई रन करना है कोई कोड, तो हम किसके थ्रू करते हैं, दो इंटरफेस के, कमांड लाइन रनर और एप्लीकेशन रनर। बोथ इंटरफेसेस आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट लॉजिक आफ्टर द स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन हैज स्टार्टेड। जैसे ही हमारी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई, हमने कोड लिख लिया, तो हमें वो एग्जीक्यूट करना है लॉजिक, तो दोनों इंटरफेस उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। कमांड लाइन के पास कौन सा मेथड होता है, कमांड लाइन रनर हैज़ ए मेथड रन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। तो कमांड लाइन के पास कौन सा मेथड होता है, रन मेथड होता है। और एप्लीकेशन रनर के पास कौन सा होता है, रन एप्लीकेशन होता है। कमांड लाइन के पास कौन सा हो गया, रन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, और एप्लीकेशन के अंदर क्या हो गया, रन एप्लीकेशन आर्ग्यूमेंट। तो ये कमांड लाइन का है, ये एप्लीकेशन का है। दोनों ही किसके इंटरफेस है, स्प्रिंग बूट रनर के इंटरफेस है। दीज रनर्स आर यूजुअली यूज्ड फॉर टास्क लाइक इनिशियलाइजिंग डेटा, टेस्टिंग लॉजिक। इन रनर्स का हम किस लिए यूज़ करते हैं, टास्क के लिए। जैसे हमें कोई डेटा को इनिशियलाइज करना हो गया या लॉजिक को टेस्ट करना हो गया, तो हम इन दोनों रनर्स का यूज़ करते हैं। स्प्रिंग ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स द रनर एंड एग्जीक्यूट इट आफ्टर द एप्लीकेशन इज़ लोडेड। स्प्रिंग ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा रनर को, ठीक है, रन डिटेक्ट करने के बाद वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो ये हमारा किसके अंदर है, स्प्रिंग बूट के। दोनों लिख के आएंगे हम, कमांड लाइन और एप्लीकेशन रनर। और स्प्रिंग बूट रनर क्या होता है, जब भी हमें कोड लिखने के बाद रनिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल क्या है कमांड लाइन रनर का। तो ये क्या है, ये हमारा एनोटेशन हो गया कंपोनेंट, और हमने क्लास बनाई माई रनर और वो इम्प्लीमेंट करी कमांड लाइन रनर के थ्रू। ये किसका है, कमांड लाइन रनर का है। तो हम क्या इम्प्लीमेंट करेंगे, कमांड लाइन रनर। अगर एप्लीकेशन रनर का होता तो हम क्या इम्प्लीमेंट करते, एप्लीकेशन रनर। अब हमने पब्लिक वॉइड रन बनाया, रन के लिए क्या यूज़ करे थे, स्ट्रिंग आर्ग्स, तो स्ट्रिंग आर्ग्स यूज़ करा और प्रिंट करा दिया ऐप स्टार्टेड। ऐसे ही हमने वो इसमें करेंगे, इसमें क्या यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन आर्ग्यूमेंट आर्ग। तो इसमें हमने एप्लीकेशन आर्ग्यूमेंट यूज़ करा और प्रिंट करा लिया आर्ग्यूमेंट। तो ये हमारे एग्जांपल हो गए दोनों कमांड लाइन के भी और एप्लीकेशन के भी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉगर, कि लॉगर क्या होता है। लॉगर, तो ए लॉगर इज़ यूज टू प्रिंट मैसेज इन योर एप्लीकेशन। लॉगर का किस लिए यूज़ करते हैं,
मैसेज को प्रिंट करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे थे, जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का यूज़ कर रहे थे। अगर हमें कोई भी मैसेज प्रिंट करना है तो हम इसके अंदर लिख रहे थे। लेकिन क्या होगा, हम इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इसको यूज़ करने की जगह हम लॉगर का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि ये मोर पावरफुल और फ्लेक्सिबल है। लॉगर किस लिए यूज़ करते हैं? सिर्फ प्रिंट करने के लिए। अगर हमें कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करना है तो हम लॉगर में प्रिंट करेंगे। हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का यूज़ ना करके लॉगर का यूज़ करेंगे। तो ये प्रिंट कर सकता है मैसेज को डिफरेंट लेवल्स पे, जैसे इन्फो, यानी कि अगर कोई हमें जनरल इन्फॉर्मेशन प्रिंट करानी है तो हम इन्फो का यूज़ करेंगे, इन्फो मैसेज का। अगर हमें डिबग कराना है यानी कि डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है तो डिबग का। अगर एरर्स हैं हमारे ऐप में तो एरर का, और अगर वार्निंग प्रिंट कराने है तो वार्न का। अगर हमें ऐसे मैसेज प्रिंट कराना है तो हम इनको यूज़ करेंगे। इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड द एप्लीकेशन स्टेप बाय स्टेप। ये हमें बताता है कि क्या हो रहा है हमारी एप्लीकेशन में स्टेप बाय स्टेप। बेसिकली क्या है, हमें कोई वैल्यू प्रिंट करानी है, हम कोई कोड लिख रहे हैं, हमें उसके अंदर प्रिंट कराना है, तो हम किसका यूज़ कर रहे हैं? लॉगर का। लेकिन हम जावा में किसका यूज़ कर रहे थे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का। लेकिन यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे? इंस्टेड ऑफ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की जगह हम किसका यूज़ करेंगे? लॉगर का यूज़ करेंगे। तो हम इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि एग्जाम्पल में कैसे यूज़ करा है। हमने क्लास बनाई माई क्लास और प्राइवेट बनाया लॉगर, ठीक है। अब लॉगर के अंदर हमने ये लॉगर क्रिएट कर दिया, गेट लॉगर माई क्लास डॉट क्लास, ठीक है। ये हमारा लॉगर क्रिएट हो गया। अब हमने क्या किया, मेथड यूज़ करा डू समथिंग, और लॉगर डॉट इन्फो, इन्फो का कब यूज़ करें? अगर हमें जनरल मैसेज प्रिंट कराना है, दिस इज़ इन्फो मैसेज यानी कि जनरल मैसेज है। लेकिन लॉगर डॉट डिबग का कब यूज़ करें? अगर हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन देनी है, तो ये डिबग मैसेज यानी कि डिटेल इन्फॉर्मेशन है। एरर का कब प्रिंट होगा? जब क्या होगा, जब एरर मैसेज होगा। तो इसके थ्रू हमें ये मैसेज मिलेगा, इसके थ्रू डिबग के थ्रू ये, और ये हमारे डिस्प्ले पे तीनों मैसेज हमें शो हो जाएंगे। तो लॉगर का यही काम है। अगर हमें कोई भी मैसेज प्रिंट कराना है तो हम लॉगर डॉट और जो भी मैसेज का टाइप है वो लिखेंगे, और उससे हमारा मैसेज क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, बिल्डिंग रेस्टफुल वेब सर्विसेज, यानी कि रेस्टफुल वेब सर्विसेज को हम कैसे बिल्ड करते हैं, उसके स्टेप्स क्या हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि रेस्टफुल वेब सर्विसेज होती क्या हैं, उसके बाद पढ़ेंगे कि हमें इन्हें बिल्ड कैसे करना है। क्योंकि हमें बिल्ड करने से पहले तो ये पता होना चाहिए कि रेस्टफुल वेब सर्विसेज होती क्या हैं। तो ए रेस्टफुल वेब सर्विस अलाउ डिफरेंट सिस्टम्स, रेस्टफुल सर्विस क्या होती हैं? अलाउ करती है डिफरेंट सिस्टम्स को, जैसे मोबाइल ऐप्स में या वेब ऐप्स में हो गया, टू टॉक टू योर बैकएंड ओवर द इंटरनेट। ये क्या होगा? रेस्टफुल सर्विस के थ्रू हम अपने बैकएंड से क्या कर सकते हैं? टॉक कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? इंटरनेट की हेल्प से। तो रेस्टफुल वेब सर्विस क्या हो गई? हमें बैकएंड से कम्युनिकेट करना है, और किसके थ्रू कम्युनिकेट करना है? ओवर द इंटरनेट। तो वो हमारा क्या हो गया? रेस्टफुल वेब सर्विसेज, यानी कि बैकएंड से कम्युनिकेट करना, टॉक करना इंटरनेट की हेल्प से। अब हम स्टेप्स देखते हैं। अभी हमने ये पढ़ लिया कि रेस्टफुल क्या होगा, यानी कि बैकएंड से टॉक करना, यानी कि कम्युनिकेट करना। लेकिन इसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं, वो स्टेप्स पढ़ते हैं। तो पहला स्टेप होता है क्रिएट ए स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट। सबसे पहले हमें स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। अगर हमारे पास प्रोजेक्ट ही नहीं होगा तो हम कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले तो हमें प्रोजेक्ट चाहिए होगा। तो हमने क्या करा, स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट क्रिएट करा, उसके बाद मॉडल क्लास क्रिएट करी और उसका इंटरफेस क्रिएट करा। 3 स्टेप पे क्या क्रिएट करना है? स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट, मॉडल क्लास और रिपोजिटरी इंटरफेस। तो हमने ये तीनों क्या कर लिए? क्रिएट कर लिए। जैसे हमने इंटरफेस को क्रिएट करा, अब हमें सर्विस क्लास क्रिएट करनी है, कंट्रोलर क्लास क्रिएट करनी है, और उस क्रिएट करने के बाद उस एपीआई को टेस्ट करना है, और अगर एरर आती है तो उस एरर को हैंडल करना है। तो हमारे स्टेप्स क्लियर हैं क्या? प्रोजेक्ट क्रिएट करना है स्प्रिंग बूट पे, मॉडल क्लास क्रिएट करनी है, रेपोजिटरी इंटरफेस, एंड देन सर्विस क्लास बनानी है, और फिर कंट्रोलर क्लास क्रिएट करनी है। और फिर जब ये क्रिएट हो जाए उसके बाद हमें एपीआई को टेस्ट करना है, अगर कोई एरर आती है तो एरर हैंडलिंग करना है। तो ये ब्लॉक डायग्राम से थोड़ा अट्रैक्शन आता है और मार्क्स भी ज़्यादा मिल जाते हैं। अगर हम इनको ऐसे ही पॉइंट्स पे पैराग्राफ में लिखेंगे तो थोड़ा इंप्रेशन भी कम पड़ेगा और अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। और अगर हम ऐसे ब्लॉक डायग्राम में लिखेंगे तो हमारे क्या होगा, अट्रैक्टिव लगेगा और मार्क्स भी ज़्यादा आएंगे। तो स्टार्ट बाय क्रिएटिंग ए स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट विद स्प्रिंग वेब। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। उसके बाद क्या करनी है, मॉडल क्लास क्रिएट करनी है एनोटेशन एंटिटी का यूज़ करके। यहाँ पे हमने मॉडल क्लास क्रिएट कर ली। उसके बाद हमें रेपोजिटरी इंटरफेस क्रिएट करना है जो डेटाबेस से डायरेक्टली इंटरेक्ट करे। तो हमने ये इंटरफेस क्रिएट कर लिया। ये क्या कर रहा है, डेटाबेस से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है बिना एसक्यूएल क्वेरी के।
उसके बाद हमें सर्विस क्लास क्रिएट करनी है और क्रिएट करना है कंट्रोलर क्लास, और उसके बाद टेस्ट करनी है एपीआई को, अगर कोई एरर आती है तो एरर हैंडलिंग करनी है। तो ये हमारे क्या हो गया, रेस्टफुल वेब सर्विसेज को बिल्ड करने के स्टेप्स हो गए। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं रेस्ट कंट्रोलर, कि रेस्ट कंट्रोलर क्या होता है। रेस्ट कंट्रोलर एक एनोटेशन है, ये एक स्पेशल टाइप का एनोटेशन है जो कि किस लिए यूज़ करते हैं, अगर हमें रेस्टफुल वेब सर्विसेज को बिल्ड करना है या क्रिएट करनी है तो हम रेस्ट कंट्रोलर का यूज़ करते हैं। रेस्ट कंट्रोलर इज़ ए स्पेशल एनोटेशन यूज टू क्रिएट रेस्टफुल वेब सर्विसेज इन स्प्रिंग बोट। तो हम किसका यूज़ करते हैं, रेस्ट कंट्रोलर का यूज़ करते हैं अगर हमें रेस्टफुल वेब सर्विसेज को क्रिएट करना है। जैसे रेस्ट कंट्रोलर यानी कि दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ @कंट्रोलर एंड द रेस्पॉन्स बॉडी। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये कॉम्बिनेशन होता है किसका, एनोटेशन कंट्रोलर का और रेस्पॉन्स बॉडी कंट्रोलर इसका एनोटेशन का। इट इज़ कॉमनली यूज टू हैंडल API रिक्वेस्ट लाइक। इसका हम किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि हम API की रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकें। क्या क्या रिक्वेस्ट हो सकती हैं, गेट रिक्वेस्ट हो गई, पोस्ट हो गई, पुट हो गई या डिलीट हो गई। इन चारों के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। यू डोंट नीड टू राइट एनोटेशन रेस्पॉन्स बॉडी ऑन एवरी मैथड, इट इज़ एप्ट। हमें कभी भी लिखने की ज़रूरत नहीं है रेस्पॉन्स बॉडी एनोटेशन, हमें रेस्पॉन्स बॉडी एनोटेशन का यूज़ करने की नीड ही नहीं है कि हर मेथड में। ये क्या करेगा, ये अप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इट इज़ प्लेस्ड ऑन द क्लास, ये क्लास के अंदर प्लेस होगा, मेथड के अंदर प्लेस नहीं होगा। इट रिटर्न्स डाटा डायरेक्टली इंस्टीड ऑफ लोडिंग एन HTML पेज। ये HTML पेज को डिस्प्ले नहीं कराएगा, यानी कि उस पर हमें कोई फ्रंट पेज या बैक एंड कुछ वो करके नहीं दिखाएगा लोड करके, बल्कि ये डाटा को डायरेक्टली रिटर्न करके दिखाएगा, जो हमारा डेटा है उसको रिटर्न करके। अब हम प्रोग्राम का एग्जांपल देखते हैं कैसे लिखते हैं। हमने रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशन को यूज़ करा है, हम रेस्पॉन्स को यूज़ नहीं करेंगे। रेस्पॉन्स को क्यों, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। तो हमने रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशन को यूज़ करा, अपनी क्लास बनाई सिंपल कंट्रोलर, गेट मैपिंग का यूज़ करा मैप करने के लिए, और फिर स्ट्रिंग होम में गए और क्या करा दिया, प्रिंट रिटर्न वेलकम टू माई ऐप। तो ये वेलकम टू माई ऐप प्रिंट करेगा। अब गेट मैपिंग पे गए, हाई करा और स्ट्रिंग में क्या प्रिंट करा दिया, हाई देयर। तो इसमें क्या होगा, नो डेटाबेस, नो कॉम्प्लेक्स कोड, जस्ट सिंपल रेस्ट एंड पॉइंट्स। ना डेटाबेस की ज़रूरत है, ना कॉम्प्लेक्स कोड की ज़रूरत है, सिंपल रेस्ट को पढ़ना है और उसके एंड पॉइंट्स को जानना है और अपना वर्क कंप्लीट करना है। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, प्रोग्राम एग्जाम्पल। किसका पढ़ा हमने, रेस्ट कंट्रोलर का। अब हमें रिक्वेस्ट मैपिंग पढ़ना है। रिक्वेस्ट मैपिंग भी किसके में यूज़ करते हैं, हम रेस्टफुल वेब सर्विसेज में यूज़ करते हैं। ये मैप करने के लिए, रिक्वेस्ट मैपिंग यानी कि मैप करने के लिए। अगर हमें एक URL, हमें हमें URL मिल गया, अब हमें URL मिल गया, अब हमें वो उस URL से मैप करना है, यानी कि उस डेटा को एक्सेस करना है। किससे, उस URL से। तो किसका यूज़ करते हैं हम, रिक्वेस्ट मैपिंग का। इट हेल्प्स एंड हैंडल HTTP रिक्वेस्ट। ये भी कौन कौन सी रिक्वेस्ट को हैंडल करने में हेल्प करता है, गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट। बाय डिफ़ॉल्ट इट कैन हैंडल ऑल HTTP मेथड्स। बाय डिफ़ॉल्ट ये हर तरह की HTTP मेथड्स को क्या कर लेगा, हैंडल कर सकता है। इट कैन बी यूज्ड एट बोथ द क्लास लेवल एंड मेथड लेवल। इसे हम क्लास लेवल पे भी यूज़ कर सकते हैं और मेथड लेवल पे भी यूज़ कर सकते हैं। इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड इन मॉडर्न स्प्रिंग बूट कोड। इसको क्या किया गया, रिप्लेस्ड कर दिया गया मॉडर्न स्प्रिंग बूट को किस से, गेट मैपिंग से और पोस्ट मैपिंग से। These shortcut annotations make the code easier। ये जो एनोटेशन है गेट मैपिंग और पोस्ट मैपिंग, ये क्या कर रहे हैं, कोड को ईजी कर रहे हैं और क्लीन कर रहे हैं ताकि वो रीडेबल हो। स्प्रिंग ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स एंड मैप्स द रिक्वेस्ट बेस्ड ऑन द एनोटेशन एंड URL। स्प्रिंग क्या कर लेगा, ऑटोमेटिकली मैप कर लेगा URL को। ठीक है, क्या हमने URL दे दिया और अब क्या कर रहा है वो स्प्रिंग, उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहा है। ये इसका एग्जांपल देख लेते हैं। रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशन का यूज़ करा, रिक्वेस्ट मैपिंग, क्योंकि हम रिक्वेस्ट मैपिंग पढ़ रहे हैं तो रिक्वेस्ट मैपिंग एनोटेशन का यूज़ करा, API, और फिर हमने क्लास क्रिएट करी माई कंट्रोलर और उससे हमने वैल्यू दे दी और मेथड दे दिया। मेथड क्या दे दिया, गेट, ताकि वो जो हमारा डेटा है उसको एक्सेस कर सके, और रिटर्न क्या करा दिया, हेलो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रिक्वेस्ट मैपिंग का एग्जांपल हो गया। और रिक्वेस्ट मैपिंग होती क्या है वो, यानी कि रिक्वेस्ट मैपिंग क्या है, बेसिकली हमारे पास कोई URL है, हमें उस URL को
क्या करना है, मैप करना है और उससे अपने डेटा को एक्सेस करना है। वो क्या होता है, रिक्वेस्ट मैपिंग। अब पढ़ते हैं रिक्वेस्ट बॉडी कि रिक्वेस्ट बॉडी क्या होती है। रिक्वेस्ट बॉडी इज़ यूज टू गेट डेटा फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन HTTP रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट बॉडी का हम यूज़ करते हैं डेटा को क्या करने के लिए, डेटा को एक्सेस करने के लिए। इट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स द JSON सेंट बाय द क्लाइंट इनटू ए जावा प्रोजेक्ट। जो हमें JSON फाइल यानी कि HTTP रिक्वेस्ट के बाद हमें JSON फाइल मिली है उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, क्लाइंट की जो जावा ऑब्जेक्ट है उसमें। JSON क्या करेगा, JSON को किस में कन्वर्ट कर देगा, जावा ऑब्जेक्ट की फ़ाइल में। एनोटेशन रिक्वेस्ट बॉडी इज़ यूज टू रीड डेटा। हम किस एनोटेशन का यूज़ करते हैं, रिक्वेस्ट बॉडी का यूज़ करते हैं। इट इज़ कॉमनली यूज इन पोस्ट एंड पुट मैथड। जो हमने रिक्वेस्ट मैपिंग पढ़ा था और रेस्ट कंट्रोलर पढ़ा था वो गेट, पोस्ट, डिलीट और पुट में यूज़ हो रहा था, लेकिन इसको हम कॉमनली किस में यूज़ करते हैं, सिर्फ दो में, पोस्ट में और पुट मैथड में यूज़ करते हैं। इफ़ द रिक्वेस्ट बॉडी इज़ मिसिंग और हैज़ इनवैलिड डेटा, स्प्रिंग विल थ्रो एन एरर। अगर रिक्वेस्ट बॉडी नहीं है, सपोज हमारे पास कोई रिक्वेस्ट बॉडी नहीं है या फिर वो मिसिंग है तो वो क्या, या फिर वो इनवैलिड है तो स्प्रिंग क्या करेगा, एक एरर थ्रो करेगा। इट वर्क्स वेल विद रेस्टफुल सर्विसेज टू एक्सेप्ट स्ट्रक्चर्ड इनपुट फ्रॉम क्लाइंट्स। ये किस पे अच्छे से वर्क करता है, रेस्टफुल सर्विसेज पे वर्क करता है, क्योंकि वो क्या करता है, उसके पास स्ट्रक्चर्ड इनपुट होता है तो रिक्वेस्ट बॉडी क्या कर सकता है, उसको ईजीली एक्सेस कर सकता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं पाथ वेरिएबल कि पाथ वेरिएबल क्या होता है। पाथ वेरिएबल इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट वैल्यूज़ फ्रॉम द URL पाथ। पाथ वेरिएबल क्या होगा, URL दे दिया, अब उस URL से हमें क्या मिलेगा, वो उसके पाथ को एक्सेस कर लेगा, यहाँ यानी कि उससे क्या कर लेगा, वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर लेगा उसके URL से। सपोज़ हम देखते हैं ना, हमारे पास किसी का लिंक है, URL है, तो हम उससे उसका क्या कर सकते हैं, उसका डेटा या फिर उसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसके URL से। इट अलाउज़ यू टू सेंड डेटा थ्रू द URL। ये हमें क्या करते हैं, हम URL के थ्रू हम अपना डेटा क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। इट इज़ कॉमनली यूज इन गेट, पुट एंड डिलीट रिक्वेस्ट। इसको हम किस में यूज़ करते हैं, गेट, पुट और डिलीट रिक्वेस्ट में यूज़ करते हैं। इट मेक्स URL मोर मीनिंगफुल एंड रीडेबल। ये URL देख, सपोज हमारे पास URL है कोई, तो हम उस URL को, हमारे पास वो रीडेबल फॉर्म में नहीं है ना, तो ये क्या करेगा, पाथ वेरिएबल, क्योंकि हम उससे ये वैल्यू को क्या कर रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है, तो ये यानी कि उसको क्या बना रहा है, मीनिंगफुल फॉर्म में बना रहा है, क्योंकि URL को तो हमारे लिए कोई मीनिंग ही नहीं है या रीडेबल फॉर्म में नहीं है, वो तो सिर्फ एक सिंपल लिंक है, उसका हमें मीनिंग भी नहीं पता और उसका वो रीडेबल फॉर्म में भी नहीं है, तो ये उसको क्या कर रहा है, उसको मीनिंगफुल बना रहा है और उसको रीडेबल फॉर्म में क्रिएट कर रहा है। इट वर्क्स वेल व्हेन कंबाइंड विद अदर एनोटेशन। ये कब अच्छे से वर्क करेगा वेल फॉर्म में, जब ये एनोटेशन रिक्वेस्ट बॉडी के साथ कंबाइन होगा या फिर किसी और एनोटेशन के साथ कंबाइन होगा। तो हम ये एग्जांपल देखते हैं, रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशन का यूज़ करा और हमारी क्लास हो गई हेलो कंट्रोलर। अब हमने क्या करा, गेट मैपिंग से मैप वैल्यू एक्सेस करी हेलो नेम, यानी कि यहाँ पे नेम दिया और हेलो प्रिंट कराया, और नेम क्या दे, जो वो URL से उसे मिला हो। अब हमने पब्लिक स्ट्रिंग क्रिएट करे और वहाँ से पाथ वेरिएबल का नेम लिखा। अब वो रिटर्न क्या करेगा, हेलो और नेम प्लस स्लैश। तो अब क्या करेगा, हेलो तो प्रिंट कर दिया, लेकिन नेम कहाँ से एक्सेस करेगा, इफ़ यू विजिट HTTP लोकल होस्ट, अगर हम इस पे विजिट कर रहे हैं तो वहाँ से वो क्या एक्सेस करेगा, प्रतिभा। द वैल्यू प्रतिभा विल बी पास टू द मेथड। तो ये यहाँ से इसने क्या वैल्यू एक्सेस करी, प्रतिभा, और वो वैल्यू कहाँ पे गई, नेम के पास। नेम ने वो वैल्यू एक्सेस करी, पाथ वेरिएबल नेम के पास गई, पाथ वेरिएबल नेम ने नेम के पास डेटा सेंड करा, तो नेम पे क्या प्रिंट हो गया, हेलो प्रतिभा। तो ये हमारी किसकी वर्किंग होगी, पाथ वेरिएबल की। क्यों, क्योंकि हम किससे वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं, किसी URL से, किसी लिंक से हम क्या वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं, उसका नेम, और उसको क्या करा रहे हैं, मीनिंगफुल फॉर्म में निकाल रहे हैं। तो ये हमारा हो गया पाथ वेरिएबल। अब हम रिक्वेस्ट पैरामीटर पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। रिक्वेस्ट पैरामीटर क्या होता है, रिक्वेस्ट पैरामीटर को हम रिक्वेस्ट पैरम यानी कि रिक्वेस्ट पैरम एनोटेशन का यूज़ करते हैं उसकी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। रिक्वेस्ट पैरामीटर नहीं, रिक्वेस्ट पैरम का यूज़ करते हैं, और ये किस लिए यूज़ होता है, ताकि हम क्या करें, एक्सट्रैक्ट कर सकें URL को। ये भी इसीलिए यूज़ होता है URL को एक्सट्रैक्ट करने के लिए वहाँ से डेटा। इट अलाउज़ यू टू सेंड की वैल्यू पेयर्स। इसमें क्या हो रहा था, इसमें डेटा को एक्सेस कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या होगा, ये अलाउ करेगा जो डेटा है वो की वैल्यू पेयर्स में हम सेंड कर सकें।
एंड एक्सेस दैम इन योर मेथड, और उसको हम एक्सेस कर सके अपने मेथड में। इट इज़ मोस्टली यूज इन गेट रिक्वेस्ट, ये किस में यूज़ होता है, गेट में। ये किस में हो रहा था, गेट में भी, पुट में भी और डिलीट में भी। लेकिन हम इसका किस में यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ गेट रिक्वेस्ट में यूज़ कर रहे हैं। यू कैन यूज़ इट टू मेक पैरामीटर्स ऑप्शनल और गिव दैम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। हम इसका यूज़ कैसे करा सकते हैं, अगर हम अपने पैरामीटर को ऑप्शनल कर दें और उनको क्या कर दें, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ प्रोवाइड करा दें। यानी कि जो हमारे रिक्वेस्ट पैरामीटर, यानी कि पैरामीटर को क्या करना, पैरामीटर को ऑप्शनल क्रिएट करना और डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कराना। तो ये हमारा किसका वैल्यू हो गई, रिक्वेस्ट पैरामीटर की। तो हम इसका एग्जांपल देखते हैं क्या हो सकता है। हमने रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशन को यूज़ करा और क्लास क्रिएट करी माई कंट्रोलर, गेट मैपिंग से वैल्यू एक्सेस की और क्या किया, रिक्वेस्ट पैरामीटर एनोटेशन का यूज़ किया ताकि हम स्ट्रिंग नेम को प्रिंट करा सकें। सेम यही वाला वर्क कराना है हमें, हेलो नेम प्रिंट कराना है, लेकिन यहाँ पे किसका यूज़ करना है, रिक्वेस्ट पैरामीटर का यूज़ करना है। यहाँ पे हम किसका यूज़ कर रहे थे, पाथ वेरिएबल का, क्योंकि ये पाथ वेरिएबल था, कोड सेम है, लेकिन यहाँ पे पाथ वेरिएबल का यूज़ करना और यहाँ पे रिक्वेस्ट का यूज़ करना है। अब यहाँ से क्या प्रिंट होकर आ जाएगा, हेलो और नेम, जो भी यूआरएल में गिवन होगा वो नेम। तो ये हमारा हो गया क्या, रिक्वेस्ट पैरामीटर। वी कैन यूज़ मल्टीपल रिक्वेस्ट पैरामीटर्स इन वन मेथड। हम एक मेथड के अंदर, इस मेथड के अंदर कितने भी रिक्वेस्ट पैरामीटर का यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल का यूज़ कर सकते हैं। इफ़ द पैरामीटर इज़ नॉट प्रोवाइडेड, अगर एक भी पैरामीटर प्रोवाइडेड नहीं है, एंड नो डिफ़ॉल्ट इज़ गिवन, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी नहीं गिवन, तो क्या करेगा, स्प्रिंग एक एरर को थ्रो कर देगा, क्योंकि वहाँ पे पैरामीटर भी गिवन नहीं है और कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी गिवन नहीं है, तो वो क्या थ्रो कर देगा, एरर। अब हम पढ़ते हैं गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट, कि गेट, पोस्ट और पुट और डिलीट क्या होता है। तो मैंने शॉर्ट में लिखा है, गेट का मतलब क्या होता है, डेटा को फैच करना, पोस्ट का डेटा को क्रिएट करना, पुट का डेटा को अपडेट करना और डिलीट का डेटा को डिलीट करना। अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि एक होते क्या है। गेट, यूज़ टू गेट डेटा फ्रॉम द सर्वर, इसका यूज़ करते हैं सर्वर से डेटा को गेट करने के लिए। इसमें डेटा को हम सेंड नहीं करते, इसमें सिर्फ डेटा को क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। यानी कि ये किस फॉर्म में होगा, सिर्फ रीड ओनली ऑपरेशन की फॉर्म में होगा, हम इसको सिर्फ रीड कर सकते हैं। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, गेट मैपिंग, यानी कि गेट मैपिंग का यूज़ कर रहे हैं और यूज़र की आईडी दे दी। अब हमने स्ट्रिंग गेट यूज़र के थ्रू पाथ वेरिएबल से वैल्यू एक्सेस करी और वो रिटर्न करा दी गेटिंग यूज़र विद आईडी, और उससे हमें क्या मिल गई, उसकी आईडी मिल गई। यानी कि गेट से हमें क्या कर लिया, डेटा को गेट कर लिया। हमने उसको क्या नहीं करा, सेंड नहीं करा, सिर्फ गेट कराया। पोस्ट के अंदर क्या करते हैं, डेटा को सेंड करते हैं सर्वर को, इसमें हम सेंड नहीं कर रहे थे, इसमें सिर्फ फैच कर रहे थे डेटा को। तो ये क्या हो गया, यूज़ करते हैं डेटा को सेंड करने के लिए सर्वर पे। डेटा इज सेंट इन द बॉडी, डेटा जो है वो बॉडी में सेंड होगा। और ये क्या करेंगे, हम एक डेटा आइटम को, क्योंकि हम सेंड कर रहे हैं तो उसके लिए स्पेस भी होना चाहिए जहाँ रिसीवर के पास, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट से न्यू आइटम, हम क्या कर रहे हैं, एक न्यू आइटम को क्रिएट कर रहे हैं डेटाबेस में। हम इसका एग्जांपल सेम है, गेट मैपिंग का यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे पोस्ट मैपिंग का यूज़ करेंगे। यूज़र सेम कोड है, क्रिएट यूज़र होगा यहाँ पे, क्योंकि हम डेटा को क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं। और रिक्वेस्ट बॉडी से रिक्वेस्ट एनोटेशन का हम यूज़ कर रहे हैं, और वहाँ से हमें क्या मिल गया, हमने डेटा को अपने को सेंड कर दिया क्रिएट यूज़र की हेल्प से। अब हम क्या पढ़ेंगे, पुट, यानी कि पुट क्या होता है, यूज़ टू अपडेट एंड, हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग रिसोर्स है तो हमें वो अपडेट करानी है, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो हम किसका यूज़ करेंगे, पुट का यूज़ करेंगे। रिक्वायर्स बोथ द आईडी इन द यूआरएल एंड द अपडेटेड डेटा इन द बॉडी। इसमें क्या नीड है, हमारे पास क्या होना चाहिए, आईडी भी होनी चाहिए जो हमें क्या करानी है, चेंज करानी है, अपडेट करानी है, और हमारे पास अपडेटेड डेटा भी होना चाहिए जो हमें अपडेट कराना है। रिप्लेसेस द एंटायर ऑब्जेक्ट विद द न्यू वन, ये क्या करेगा, क्योंकि अपडेट कर रहा है तो जो पुराने वाला है उसको रिप्लेस कर देगा न्यू वन से। यूज्ड व्हेन यू वांट टू अपडेट ऑल फील्ड्स, हम इसका कब यूज़ करते हैं, जब हमें क्या करना हो, अपने सारे फील्ड्स को क्या करना हो, अपडेट करना हो। नेक्स्ट आता है डिलीट। डिलीट से समझते हैं कि क्या कर रहे हैं, हम इसमें एग्जिस्टिंग रिसोर्स को डिलीट कर रहे हैं। ओनली रिक्वायर्स, हमें इसमें क्या ज़रूरत है, सिर्फ आईडी की नीड है। उसकी आईडी क्या हो सकती है, आईडी ऑफ द आइटम डिलीट करने के लिए, इसीलिए हम उसको यूज़ करते हैं डिलीट का। एग्जाम्पल सेम वही है, सिर्फ डिलीट मैपिंग एनोटेशन का यूज़ करना है और गेट और पोस्ट की तरह डेटा को डिलीट करना है। अब हम पढ़ते हैं बिल्ड वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन यानी कि वेब एप्लीकेशंस को बिल्ड कैसे करते हैं।
बिल्ड वेब एप्लीकेशंस, यानी कि वेब एप्लीकेशंस को बिल्ड कैसे करते हैं। स्प्रिंग बूट इज़ यूज टू बिल्ड वेब एप्लीकेशन। हम स्प्रिंग बूट का यूज़ करते हैं अपनी वेब एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए क्विकली विद मिनिमल स्टेप, और कम से कम स्टेप लेके और क्विकली। इसके की फ़ीचर्स क्या क्या होते हैं। ये क्या करता है, हैंडल करता है ब्राउज़र की रिक्वेस्ट को कंट्रोलर की हेल्प से, डिस्प्ले करता है वेब पेजेस को, प्रोसेस करता है डेटा को, डेटा से प्रोसेस करता है और सेव और फैच करता है डेटा को, और उसके पास एक क्या होती है, क्लियर स्ट्रक्चर होती है। ये 5 स्टेप हैं कि उसके पास अपनी क्लियर स्ट्रक्चर है, डेटा को फैच और सेव करेगा, प्रोसेस करेगा और डिस्प्ले करा देगा जो अभी हमें वेब पेजेस पे डिस्प्ले कराना है। अब स्टेप्स क्या होते हैं बिल्ड करने के वेब एप्लीकेशंस को, तो ये भी 6 स्टेप्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट होता है क्रिएट स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट। स्प्रिंग बूट को क्या करना, स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट को क्या करना, क्रिएट करना HTML के पेजेस को, क्रिएट करना क्या, कंट्रोलर, फिर हैंडल करना उसकी सबमिशन को और कनेक्ट करना डेटाबेस से और एप्लीकेशन को रन करना। बेसिकली 6 स्टेप्स हैं। स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट को क्रिएट करना, HTML के पेजेस को क्रिएट करना, वो कंट्रोलर को क्रिएट करना, देन ये जो हमारे तीनों पेजेस आ गए इनको हैंडल करना और फिर डेटाबेस से कनेक्ट करना, और जब डेटाबेस से कनेक्ट हो जाए उसके बाद एप्लीकेशन को रन करना। ये हमारे स्टेप्स हो गए किसके, एप्लीकेशंस को बिल्ड करने के। तो यहाँ पे हमारी यूनिट 5 कंप्लीट होती है ओप की। एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल कोर कॉन्सेप्ट्स इंजीनियरिंग।